What's up guys? Welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well-wisher and mentor as well. आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम हमारा 25% सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज मतलब कि 4 चैप्टर फ्रॉम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग तक सारा ही एक वन शॉट में समाप्त कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, सबसे पहला चैप्टर आ रहा है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम वन बाय वन इसी वीडियो में 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है मैम कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखो, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ पीपल टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। बेटा मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस है किस चीज की? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। दूसरा बात, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक आर्ट है दूसरों से काम करवाने का एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ये दो टर्म्स अच्छे से समझना। एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का क्या मतलब है? देखो, इफेक्टिवली का मतलब होता है कि काम को सही टाइम पे पूरा करना। ठीक है, टाइम में डिले ना हो। और एफिशिएंटली का मतलब होता है कि कम से कम कॉस्ट में कम से कम रिसोर्सेज साथ कंप्लीट करना काम को। समझ गए क्या है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली? ये दो वर्ड्स पूरे ही चैप्टर में यूज होंगे और चैप्टर में नहीं, मेरे ख्याल से सारे ही बिजनेस स्टडीज में हम इन दो वर्ड्स को यूज करेंगे। तो इन दो वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझ लो। एफिशिएंटली मतलब कम से कम कॉस्ट में और इफेक्टिवली मतलब कम से कम टाइम में। आ गया समझ? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैम कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ रहा है? सबसे पहला बेटा गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अगर गोल नहीं होगा, मैनेजमेंट किसकी तरफ काम करता है? एक गोल के टुवर्ड्स हम सारे ही लोग मैनेजमेंट में काम कर रहे होते हैं। अगर गोल ही नहीं होगा तो किस चीज की हम मैनेजमेंट करेंगे? मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड मतलब कि हमें सबको एक गोल की तरफ काम करना होता है। ठीक है। दूसरा है परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब होता है मैम? सबको चाहिए बेटा, सबको चाहिए। छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, बिजनेस, नॉन बिजनेस, घर, स्कूल, कॉलेज, सभी को मैनेजमेंट चाहिए। तो परवेसिव है, हर जगह तुम्हें देखने को मिलेगा, सबको चाहिए। समझ गए? उसके बाद थर्ड लिखा है मल्टी डायमेंशनल। मैम मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है? बेटा मल्टी डायमेंशनल मतलब वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। इन तीनों के बारे में हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब कि क्या काम है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हमारे पास कितने लोग हैं और उस काम को इन लोगों से कैसे करवाना है, वो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। समझ गए? मल्टी डायमेंशनल है, एक डायमेंशन की तरफ काम नहीं करता। 3 चीजें हमें इसमें पढ़नी पड़ती हैं, वर्क, पीपल और ऑपरेशंस। तीनों के बारे में सोचना पड़ता है, डील करना पड़ता है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार मैनेजमेंट करने से काम नहीं चलता, कॉन्टिन्यूअस से तुम्हें करना पड़ेगा, बार बार, डेली या फिर हर मंथ, मतलब कंटिन्यूअस चलता है। ये नहीं कि एक बार मैनेजमेंट हो गया, मैंने अभी ये मैराथन बनाया तो क्या अब फ्यूचर में यही चलता रहेगा? नहीं ना, मुझे आगे भी, हम जो आगे के जब 4 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे तो उसका एक मैराथन बनाएंगे। तो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है मैनेजमेंट, रुकता नहीं है कभी। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी है। कोई एक इंसान मैनेजमेंट नहीं कर सकता। कोई एक इंसान सोच ले कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है, मुझे अपनी कंपनी के 25% से सेल्स बढ़ानी है, तो क्या किसी एक इंसान के काम करने से अचीव हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल? नहीं होगा ना। सबको टीम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ग्रुप एफर्ट्स डालेंगे तभी काम हो पाएगा। तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, एक सिंगल इंडिविजुअल इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। आगे समझ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने की जरूरत क्या है? मैनेजमेंट की फीचर्स तो हम समझ गए मैम, लेकिन क्या ही जरूरत है मैनेजमेंट करने की? तो बेटा 3 ऑब्जेक्टिव्स हमें पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो चीजें, वो जरूरत जो मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्या करे। उसके बाद सोशल में आ जाता है, सोसाइटी क्या चाहती है मैनेजमेंट से। और पर्सनल में ना मैं ना आप, पर्सनल में होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उस पर्टिकुलर फर्म के एम्प्लॉइज जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे? पर्सनल में। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। देखो डिटेल में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 चीजें आती हैं, प्रॉफिट, ग्रोथ और सर्वाइवल। एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से क्या चाहता है? सबसे पहले तो सर्वाइवल, कि किसी भी तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव कर जाए, लोगों को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में पता चल जाए, सर्वाइव कर जाए, हम गिरे नहीं, झेलते चले जाए। ठीक है। एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम अपने एक्सपेंसेस कवर करते चले जाए। उसके बाद जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटा सर्वाइव कर जाता है तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है उसका प्रॉफिट मेकिंग, कि अब हम सर्वाइव कर गए तो जिंदगी भर तो सर्वाइवल के
साथ नहीं चल सकते ना। तो नेक्स्ट मोटिव क्या है कि प्रॉफिट मेकिंग, कि अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग। और एक बार जब प्रॉफिट अचीव हो जाता है तो उसके बाद ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग सिटीज में ब्रांचेस, अलग अलग स्टेटस में ब्रांचेस, और ये सब अचीव करने के बाद इंटरनेशनली भी ग्रोथ क्या चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन चाहता है। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स में, सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब सोसाइटी क्या चाहती है। अब सोसाइटी बेचारी क्या ही चाहेगी, एनवायरनमेंट अच्छा रखो, पोल्यूशन मत फैलाओ, फेयर प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स दो, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। सोसाइटी तो बहुत ईजी होती है, सिंपल होती है, बेचारी नादान सी होती है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में भी क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है उनको क्या चाहिए भैया, फेयर रिम्यूनरेशन दो, ज्यादा काम मत करवाओ, काम के हिसाब से सैलरी दो, ठीक है। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट, मोटिवेशन, ये सारी चीजें पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ये आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैम मैनेजमेंट की जरूरत क्या है। देखिए हमने क्या क्या पढ़ ली, कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझ गए, ऑब्जेक्टिव्स भी हम समझ गए, अब जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, क्या जरूरत है मैनेजमेंट करने की। तो देखो सबसे पहला लिखा हुआ है अचीव ग्रुप गोल्स। बेटा विदाउट मैनेजमेंट के ग्रुप गोल्स अचीव नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा, तुमने चीज़ों को सही से मैनेज करके नहीं रखा होगा। अगर मेरे पास ये कैमरा नहीं होगा तो मैं यहाँ खड़ी होकर 1 घंटे क्या 4 घंटे बोलती रहूँ, समझाती रहूँ। अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा तो क्या आप लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी, नहीं। तो क्या है, ग्रुप गोल्स चाहिए, ग्रुपिंग एफर्ट्स चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट ग्रुप गोल को अचीव करता है, आए समझ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा आपका तो आप एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपको रिसोर्सेज की वेस्टेज भी देखने को मिलेगी, टाइम से भी ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा और एफर्ट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप मैनेजमेंट को अच्छे से जानते हैं, अगर आप मैनेजमेंट परफॉर्म करना जानते हैं, मैनेजमेंट क्या है बेटा, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बना देता है। मैम क्या मतलब, बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट तो डायनामिक है, डेली बदल रहा है, डेली ट्रेंड्स बदल रहे हैं, डेली फैशंस बदल रहे हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाने में। डायनामिक का क्या मतलब कि आप टाइम के हिसाब से बदलते चलो, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको अडॉप्ट करो जल्दी से जल्दी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लो। ये किससे पॉसिबल है, सिर्फ अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, आए समझ। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी मैनेजमेंट मदद करता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब एम्प्लॉइज के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं। उसके बाद हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का बेटा मैनेजमेंट अच्छा है तो वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हमारी मदद करता है। मैम कैसे करता है, बेटा फेयर प्राइसेस पे प्रोडक्ट देगा, पोल्यूशन नहीं फैलाएगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा कहीं ना कहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमें 3 चीजें पढ़नी है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब इसमें समझ रहा है कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या फैक्टर्स है, ठीक है। उसके बाद सेम फॉर क्या साइंस है और क्या प्रोफेशन है, तो हम 1 बाय 1 समझते हैं। देखो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट में क्या चीज़ें होती है बेटा, पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आर्ट क्या है, जहाँ आप अपनी नॉलेज को अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सको, वो क्या है, आर्ट है। एक ड्राइंग होती है, ड्राइंग तो सभी बनाते हैं, बचपन में हम लोग बनाते थे, वही सूरज निकल रहा है, वही पहाड़ है, नदी है, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, सेम तो नहीं चल रही, रिजिड तो नहीं है ड्राइंग, सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, सब अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक आर्ट है, ठीक है। दूसरा रिक्वायर्स क्रिएटिविटी इन प्रैक्टिस, अभी मैंने बता दिया, बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट भी क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड है। माना कि आर्ट है लेकिन कुछ कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी आर्ट में होती है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कंफ्यूजन। देखो आर्ट के क्या है, ये इन पॉइंटर्स है कि आर्ट क्या है। अब इन सभी को मैनेजमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं, देखते हैं। देखो मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हमें पता है, लेकिन बेटा वो रिजिड तो नहीं है ना, वैसे के वैसे उठा के तो नहीं रख दिए जाते, उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है, उनके साथ इंटरप्रेट किया जाता है, उनको चेंज किया जाता है। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी है, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस भी चाहिए पड़ती है। मैनेजर के लिए प्रैक्टिस भी जरूरत है बेटा, और अपनी क्रिएटिविटी भी उसको सिचुएशन के हिसाब से लगानी पड़ती है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिचुएशन है और सिचुएशन को किस चीज से अच्छी डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट में भी है, मैनेजमेंट में भी है, मैनेजमेंट की भी पर्टिकुलर बुक्स है, मैनेजमेंट की भी स्टडी है, तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट एक प्योर आर्ट है। कंक्लूजन, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स एंड प्रैक्टिस। मैनेजमेंट एक प्योर आर्ट है, आया समझ में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट।
उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस, देखो सबसे पहले साइंस के एलिमेंट्स देखो। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, मतलब कि रिजिड है चीजें, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगर कोई प्रिंसिपल बन गया तो वो बन गया, वैसा ही चलेगा। सिस्टमैटिक है, हमको पता है कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, तो वो क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है साइंस, ठीक है, क्या करोगे तो क्या होगा बताती है ना साइंस में। साइंस के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है क्या करोगे तो क्या होगा, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है। और तीसरा पॉइंट क्या है? हैज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। साइंस में बेटा यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर बन गई तो वो सारी दुनिया में सेम चलेगी, चेंज भी नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही चलेगी। लॉ ऑफ ग्रेविटी बन गई मतलब बन गई, अब वो यूनिवर्सली चलेगी, सबको उसको मानना है, सब उसको जानते हैं। आए समझ में? अब मैनेजमेंट क्या सारी चीजें फुलफिल करता है? तो देखो मैनेजमेंट फर्स्ट पॉइंट तो फुलफिल करता है भाई, मैनेजमेंट की भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, इसकी अपनी बुक्स हैं, इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, तो ये क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो मैनेजमेंट है। दूसरी चीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं, क्या करोगे तो क्या होगा, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बताते हैं मैनेजमेंट, ये भी सही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट बेटा, प्रिंसिपल्स तो है मैनेजमेंट के लेकिन यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, आप उसको मॉडिफाई करते हो। कुछ प्रिंसिपल्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं चलते, इंडिया के अंदर चलते हैं, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन अलग है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मैनेजमेंट को नहीं है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस नहीं है, सोशल साइंस है, एग्जैक्ट साइंस मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि क्या बोल सकते हैं? एक सोशल साइंस है। देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। एक एग्जैक्ट साइंस हम मैनेजमेंट को नहीं बोल सकते, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैम क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? आर्ट तो है, हम समझ गए, प्योर आर्ट है। साइंस के कुछ पॉइंट्स फुलफिल हो रहे थे, कुछ नहीं, तो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, सोशल साइंस है। अब क्या प्रोफेशन है मैम मैनेजमेंट? तो देखो देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है? अपनी पर्टिकुलर बुक्स, अपनी पर्टिकुलर थ्योरीज, कौन सी चीजें तुम्हें पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़ती। प्रोफेशन समझते हो ना, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है, CA CS ये सब क्या है? एक प्रोफेशन है। तो बेटा एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है इन सब की, हमें कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, सब कुछ क्लियर होता है यहाँ पर, वेल डिफाइंड होता है। दूसरा प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का क्या मतलब है? CA करने के लिए ICAI पे रजिस्टर्ड करवाना होता है, ठीक है। अगर तुम्हें लॉ करना है, लॉ भी एक प्रोफेशन है, अगर तुम्हें लॉ पढ़ना है तो तुम्हें BCI में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये क्या है? प्रोफेशनल एसोसिएशन है, प्रोफेशन में ये भी होते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब मैम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब होता है? बेटा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को सिंपल भाषा में समझो, गाइड की तरह होता है, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना ये बताता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। और फोर्थ चीज क्या लिखी है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री पार्शियली मेट। बेटा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का क्या मतलब है कि रेस्ट्रिक्टेड है एंट्री, कोई भी जाकर CA नहीं बन सकता, कोई भी जाकर डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई भी लॉयर नहीं बन सकता, रेस्ट्रिक्शंस है। आपको प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर करवाना होगा, एग्जाम्स क्लियर करने होंगे और उसके बाद आप प्रोफेशन के अंदर आ सकते हैं। अब मैम क्या ये सारी ही चीजें मैनेजमेंट फुलफिल कर रहा है? देखो वन बाय वन समझते हैं। पहला तो ठीक है भाई, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट की। प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्या मैनेजमेंट के भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है देखने को मिलते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, तो इसको भी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब कि जैसे कि इन्होंने बोला था ICAI में रजिस्टर करवाना पड़ेगा CA बनने के लिए, तो मैनेजमेंट में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपको MBA, हाँ ऑल्दो बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अब MBA मांगने लगे हैं, लेकिन सभी में तो अभी नहीं है ना कि नहीं भाई रेस्ट्रिक्टेड है, चाहिए तो चाहिए। नहीं, मैनेजर कोई भी बन सकता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल्स है, अपनी क्रिएटिविटी है, तो यू कैन बी अ मैनेजर, ठीक है। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन तो नहीं फुलफिल कर रहा। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या करना है क्या नहीं करना ये तो मैनेजमेंट मैम बता देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है मैनेजमेंट में, इतनी रिजिड नहीं है बट फिर भी है। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा। प्रोफेशनल एसोसिएशन और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई मैनेजर के लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है कि जब तक आप MBA करके नहीं आएंगे तब तक आप मैनेजर नहीं बन सकते। नहीं, मैंने अभी क्या बोला था, इफ यू हैव skills, creativity, knowledge and judgment then you can be a manager। आप मैनेजर बन सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में हो सकता है प्रोफेशन, लेकिन अभी मैनेजमेंट प्रोफेशन तो नहीं है मैम, ठीक है। तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं बोल सकते। देखो कंक्लूजन में क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन येट।
फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है लेकिन अभी नहीं, ठीक है। आगे समझ में नेचर ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, आता है, अच्छे से समझ लेना। उसके बाद आ रहा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होती हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। 3 नाम है किसके? लोअर लेवल मैनेजमेंट के 3 नामों से जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। अब 1 बाय 1 समझते हैं। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं? सीईओ हो गए, एमडी हो गए, ये क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी होते हैं वो होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब कि सबसे ऊपर बैठे हुए लोग। इनका काम क्या होता है? पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि नीचे बैठे हुए लोग कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, किन को नहीं करेंगे, किन पॉलिसीज पे काम करेंगे, क्या गोल होगा, ये सब कौन करता है? फंक्शंस होती है इनके इसके टॉप लेवल मैनेजमेंट की। उसके बाद है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मैम मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान्स, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, गोल्स, ये सब कुछ जो बनाया है, इनका काम होता है कि ये लोअर लेवल मैनेजमेंट तक इसको पहुंचाए। तो ये एक लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। इनका एग्जीक्यूशन, उन प्लान्स का, पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं और कैसे होगा, इसका ध्यान कौन रखता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आए समझ? उसके बाद आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? सुपरवाइजर्स हो गए, फॉरमैन हो गए। इसमें डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। टॉप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लोअर में सुपरवाइजर्स, फॉरमैन। याद रखना ये वर्कर्स नहीं होते, लोअर लेवल मैनेजमेंट में वर्कर्स काम नहीं कर रहे होते। यहाँ बेटा सुपरवाइजर्स होते हैं जो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, काम को, प्रोडक्शन को, मेथड्स को ध्यान रखते हैं। वर्कर्स से लिंक होते हैं, ठीक है। वर्कर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनका ध्यान कौन रखता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग, ठीक है। अब देखो फंक्शंस वैसे तो समझ गए हम, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन? सीईओ, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फंक्शंस और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और पॉलिसीज बनाएंगे। उसके बाद प्लान्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस का ध्यान रखेंगे कि प्लान्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि अभी तो काम कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में हमें या तो काम ही नहीं कर रहा है या फिर कोई नुकसान हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखते हैं। उसके बाद मेक्स मेजर डिसीजंस और कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल ऑल डिपार्टमेंट्स। मेजर डिसीजन मेकिंग जो होती है वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है और सारे ही डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, ये भी कौन इंश्योर करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। इनके 4 फंक्शंस है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है। इसमें कौन आते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स या फिर डिवीजन मैनेजर्स। इंप्लीमेंट पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाता है टॉप मैनेजमेंट, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना इनका काम होता है। डिपार्टमेंटल प्लान्स को ये प्रिपेयर करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या काम होगा, किस तरीके से काम चलेगा, क्या ऑब्जेक्टिव है, उन सबको कौन प्लान करता है? डिपार्टमेंटल हेड्स। प्रोडक्शन मैनेजर ही इन सब चीजों को क्या करेगा? डील करेगा। उसके बाद असाइंस टास्क टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजर्स जो लोअर लेवल मैनेजमेंट पर काम कर रहे होते हैं या फिर इनसे जो नीचे होते हैं, उनको टास्क देना, उनको ड्यूटीज देना, ये भी किसका काम होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। उसके बाद मोटिवेट्स एंड गाइड्स एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करते हैं बेटा, गाइड करते हैं और लिंक होते हैं टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में, लिंक की तरह काम करते हैं। आएगा समझ में? उसके बाद लोअर के देख लो जल्दी से। लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन? सुपरवाइजर्स हो गए, फॉरमैन्स हो गए। इनका फंक्शंस डायरेक्टली मैनेजर्स वर्कर्स। वर्कर्स को डायरेक्टली मैनेज करते हैं। वर्कर्स क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा, कौन सा काम गलत है, क्या सही है, डायरेक्टली इंटरलिंक्ड होते हैं किन से? वर्कर्स से। उसके बाद एंश्योर्स वर्क इज डन ऑन टाइम एंड करेक्टली। बेटा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, जो मैंने 2 चीजें बताई थी, ये एंश्योर करते हैं कि काम एफिशिएंटली भी हो रहा हो और इफेक्टिवली भी हो रहा हो, कॉस्ट भी ज्यादा ना लगे, कम से कम रिसोर्सेज में काम भी हो और टाइम पर काम निकल कर आए, ठीक है। उसके बाद मेंटेन डिसिप्लिन। बेटा डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? सभी जानते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन मेंटेन करना भी किसका काम होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का, क्योंकि ये वर्कर्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो वर्कर्स को डिसिप्लिन में कैसे रहना है, अपने काम को, अपनी ड्यूटीज को कैसे निभाना है, ये भी कौन देखता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद प्रोवाइड्स फीडबैक टू हायर लेवल्स और हैंडल्स डे टू डे ऑपरेशंस। जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं बेटा, रोज के काम जो कैजुअली नॉर्मली जो चलते हैं, उनको भी हैंडल कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। और फीडबैक, या तो फीडबैक समझ लो, रिपोर्ट समझ लो, कोई इन्फॉर्मेशन समझ लो। लोअर मतलब जो वर्कर्स के जो भी रिपोर्ट हो गए, फीडबैक हो गए, काम कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब की रिपोर्ट ऊपर तो कौन देता है? इन्फॉर्मेशन कौन देता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो काम इनसे हो रहा है, इनकी बस की बात है, वो ये खुद करते हैं। जो इनके बस की बात नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन ये ऊपर तक पहुंचाते हैं, तो फिर वो लोग उसको ठीक करते हैं। आगे समझ में, तीनों की फंक्शन समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने पढ़ी थी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को याद करने का पोस्ट डीसी ट्रिक है, ठीक है।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमारे 5 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। 4 हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे एंड द नेक्स्ट विल बी इन द नेक्स्ट मैराथन, ठीक है। नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हम अगले मैराथन में पढ़ रहे होंगे। इससे पहले डिटेल्ड वीडियोस में भी हम इन सबको पढ़ेंगे। और हाँ, मैं बोलना भूल गई थी, अगर डिटेल्ड इन चैप्टर्स को पढ़ना है तो वीडियोस बनाई है, प्लेलिस्ट में जाके देखना और डिटेल में सारे चैप्टर्स पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद देखो प्लानिंग क्या होता है बेटा, सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव देम। प्लानिंग मतलब गोल सेट करो और कैसे काम करना है ये प्लान करो। प्लानिंग इज बेसिकली थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु विल गोइंग टू डू इट। कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, क्या होगा, ये सब क्या है, प्लानिंग है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, अब प्लान हो गया तो असाइनिंग ड्यूटीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, लोगों को ड्यूटीज दो, अपने काम करने की ड्यूटीज देखो क्या क्या काम है और उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करो, तो वो क्या है ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग मतलब कि रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, रिक्रूटिंग करो भैया, हायरिंग प्रोसेस शुरू कर दो। स्टाफिंग का मतलब स्टाफ हायर करो, ठीक है, तो वो किस में आ जाता है, स्टाफिंग में। उसके बाद आ रहा है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है बेटा, चीज़ों को देखो। अगर कहीं पे तुम्हें डिमोटिवेशन फील हो रहा है कि यार लोगों के अंदर डिमोटिवेशन है, काम अच्छे से नहीं हो रहा, तो उनको मोटिवेट करो, उनको लीड करो, उनको रूट दिखाओ, डायरेक्शन दिखाओ, तुम्हें किस तरीके से काम करना है, उनको डायरेक्ट करो, तो वो क्या है डायरेक्टिंग। और लास्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि क्या हमने सोचा था और क्या हो रहा है, इसके बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को पता करना क्या होता है कंट्रोलिंग। और क्या चीज़ें जैसी सोची थी वैसी ही हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही तो क्या दिक्कत आ रही है उसको पता लगाओ और उसको ठीक करो। ये किस में आ जाता है, कंट्रोलिंग में। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बेटा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन को ओटी में कई बार आ जाता है, याद रखना कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैम क्यों बोला जाता है बेटा, कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन बेसिकली तालमेल। अगर लोगों के बीच में तालमेल नहीं होगा, लोग मिलजुल कर काम नहीं कर रहे होंगे, ग्रुप एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तो मैनेजमेंट कैसे ही अच्छे से होगा, ऑर्गेनाइजेशन रूल कैसे अचीव होंगे। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, एक इंसान क्या कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता बेटा। जहाँ पर चीज़ें बड़ी होती है, लेवल्स बड़े होते हैं, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक इंसान नहीं कर सकता कुछ भी। अगर सेल्स सोचे एक ही इंसान मुझे सेल्स बढ़ाने, कैसे बढ़ा लेगा भाई। एक ही इंसान सोचे कि मुझे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कैसे बढ़ा लेगा यार। तो ग्रुप एफर्ट्स होने चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन इस चीज़ में हमारी मदद करता है। कोऑर्डिनेशन इसलिए होना ज़रूरी है और इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस बोलते हैं, क्योंकि ऑल ओवर चीज़ें कहाँ पर आके रुकी होती हैं, कोऑर्डिनेशन पर। आगे समझ में कोऑर्डिनेशन क्या है, तालमेल, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वन बाय वन समझो। देखो इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। बिना कोऑर्डिनेशन के ग्रुप एफर्ट्स नहीं लगाए जा सकते। अगर तालमेल नहीं होगा तो एक एम्प्लॉय इधर भागेगा, एक एम्प्लॉय इधर भागेगा और कैसे काम होगा, तो ग्रुप एफर्ट्स इंटीग्रेट कभी भी नहीं हो पाएंगे। दूसरा इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सब लोग मिलकर काम करें और एक ही काम करें, एक ही डायरेक्शन हो, एक ही गोल हो, एक ही गोल के टुवर्ड्स काम चल रहा हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि 20% से सेल्स बढ़ाना है, तो सारे ही डिपार्टमेंट्स उस एक चीज पर फोकस होने चाहिए कि भाई 20% सेल्स कैसे बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन भी बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक दिन अच्छे से कोऑर्डिनेशन, अच्छे तालमेल से, भाई एक दिन तो बेस्ट फ्रेंड बन गए सारे ही एम्प्लॉइज और दूसरे दिन पता चला तलवार लेके खड़े हैं, तो ये भी नहीं हो सकता ना। कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअस तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा नहीं एक दिन तो बढ़िया मस्त करे मिठाई लेके आ रहे हैं और दूसरे दिन से पता ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, सारे ही मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन। काम आप अच्छा करो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन साथ में कोऑर्डिनेशन बनाना एम्प्लॉयज के बीच में, अपने खुद के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन में और कोऑर्डिनेशन हो, ये भी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और नीडेड एट ऑल लेवल्स एंड फंक्शंस, सारे ही फंक्शंस पे, सारे ही लेवल्स पे जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन। आगे समझ में फीचर्स इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैम क्या जरूरत है कोऑर्डिनेशन की, क्यों चाहिए कोऑर्डिनेशन, वैसे तो इतने में समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी वन बाय वन समझते हैं। देखो सबसे पहले लिखा है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अभी फीचर में पढ़ के आए हैं, एक गोल के टुवर्ड्स काम करना, एक ही डायरेक्शन हो, एक ही गोल हो। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सब लोग एक गोल की तरफ काम कैसे करेंगे, एक डायरेक्शन की तरफ काम कैसे करेंगे। दूसरा इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मैंने बोला था ये 2 वर्ड्स का मीनिंग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लेना, ठीक है। कम से कम कॉस्ट में काम आ जाए। एफिशिएंसी में टी नहीं आता, तो ये सी से कॉस्ट, इसमें टी आता है बेटा, टी से टाइम। तो एफिशिएंसी कम से कम कॉस्ट में काम हो जाए और इफेक्टिवली कम से कम टाइम में काम हो जाए। फैसिलिटेट्स बेटर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। कोऑर्डिनेशन से ही अच्छी प्लानिंग होगी, अच्छे अच्छे लोगों के तरीके आएंगे। कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो एक इंसान ही बैठ के सोच रहा होगा जिसका भाई ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको टेंशन है, बाकी अपने काम में मस्त। और एग्जीक्यूशन भी तभी होगा जब कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। बिना कोऑर्डिनेशन के एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा। प्रमोट्स गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का मतलब है कि जो कलीग्स
कॉलीग्स होते हैं भाई, मैनेजर्स टू मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉयज़, इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छे हों, इसको भी इंश्योर करता है कौन? कोऑर्डिनेशन। दूसरा, अचीव्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कोऑर्डिनेशन के बिना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में भी कौन हमारी मदद करता है? कोऑर्डिनेशन। और इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सबसे पहले मीनिंग की तरफ चलते हैं कि भाई मीनिंग क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। अब बेसिकली बेटा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जनरल गाइडलाइंस होती हैं, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कौन बताएगा तुम्हें? प्रिंसिपल्स बताएंगे। देखो क्या लिखा है, मैनेजर्स प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ बेस्ड ऑन लॉजिक एंड एनालिसिस व्हिच गाइड मैनेजरियल बिहेवियर। क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ है, किस चीज के बारे में? मैनेजरियल बिहेवियर के बारे में। मैनेजरियल बिहेवियर का क्या मतलब है? किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, कौन सी मेथड्स का यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें किस में आ जाती है? मैनेजरियल बिहेवियर में। तो प्रिंसिपल्स क्या है? जनरल गाइडलाइंस है बेटा, रजिस्टर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह नहीं है, रिजिड नहीं है, टेकल होती है, मतलब कि चेंज होती है सिचुएशंस के हिसाब से और प्रॉब्लम्स के हिसाब से। तुम्हारे पास कौन सी प्रॉब्लम है और किस सिचुएशन में तुम काम कर रहे हो, क्या एनवायरनमेंट है, इसके हिसाब से मॉडिफाई होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। रिजिड नहीं चलेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह नहीं चलेंगे, समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। भाई यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी चलेगी, सब में चलेगा, सब इसको अप्लाई कर सकते हैं, सब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से मॉडिफाई करना, इंटरप्रेट करना, बाकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, सबको चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सब यूज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सेकेंड, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मैंने अभी बताया था, रिजिड नहीं है, साइंस की तरह रिजिड नहीं चलेंगे, सिर्फ गाइडलाइंस है कि तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा। ये नहीं बोल दिया कि नहीं तुम्हारे पास क्या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम उठाओ और बिल्कुल छाप दो, ऐसा कैसे प्रिंसिपल नहीं। गाइडलाइन है बस जनरल कि तुम क्या करोगे तो क्या होगा, तुम अपनी सिचुएशन में इसको लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हो, आए समझ? उसके बाद तीसरा क्या है? फॉर्म्स बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं बन गए कि उठाया और बोल दिया। एंशिएंट टाइम में जो बिजनेसेस होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत छोटे लेवल से लेकर बहुत बड़े लेवल तक ले गए हैं, बहुत आज मतलब बूस्ट पे हैं भाई, बहुत प्रॉफिट है, बहुत ग्रोथ है। उन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, उन्होंने कौन सी ट्रिक्स लगाए, कौन से मेथड्स लगाए, किस काम को किस तरीके से करा, ठीक है? तो वो सब मिला जुलाकर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया है, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? उसके बाद फ्लेक्सिबल है भाई, अभी बताया था रिजिड नहीं है, चेंज होंगे टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, इसलिए क्या बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल है। और लास्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताएगा क्या करोगे तो क्या होगा, ठीक है? अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर करोगे, तेज भागोगे तो जल्दी थक जाओगे, ठीक है? तो क्या है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बताता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैम जरूरत क्या है, क्यों पढ़े हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? बेटा प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। क्या मतलब मैम? मैनेजर्स को रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से बताता है। थ्योरेटिकल नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, जानती होगी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटा प्रैक्टिकल नॉलेज होना नेसेसरी है काम करने के लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल सिर्फ बुक्स में हमें देखने को मिलती है। जब हम ग्राउंड लेवल पर काम करने आते हैं तो वहाँ हमारी मदद कौन करेगी? प्रैक्टिकल नॉलेज। जब तक हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तब तक सिर्फ बुक्स की पढ़ी हुई थ्योरेटिकल नॉलेज से हम काम नहीं कर सकते। तो मैनेजर्स को यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी की भाई रियल दुनिया में, असली दुनिया में क्या चल रहा है, ये मैनेजर्स को बताते हैं कौन? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे ज्यादा रिसोर्सेज का तुम यूज कर रहे हो, उनका वेस्टेज नहीं कर रहे हो, उनका बेस्ट निकाल रहे हो, भाई निचोड़ दे रहे हो रिसोर्सेज को, ठीक है? उनको तुम फेक बिल्कुल भी नहीं रहे। थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस का क्या मतलब है कि मैनेजर्स जो डिसीजंस ले रहे हैं वो साइंटिफिक हो, गेस वर्क नहीं होनी चाहिए कि सोचा गलत हुआ कोई बात नहीं फेंक दिया। भाई टाइम भी वेस्ट होता है, कॉस्ट भी वेस्ट होता है, अमाउंट लगता है, हमारा एफर्ट्स वेस्ट होते हैं। तो क्या होने चाहिए? साइंटिफिक डिसीजंस होने चाहिए। ऐसा ही नहीं कि सोचा यार अच्छा होगा और ठीक है हो गया, नहीं होता, ठीक है? उसके बाद मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। चेंजिंग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट को मीट करने में भी कौन मदद करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन से टाइम पर क्या चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, उसको बताने में कौन मदद करेगा, उसको अचीव करने में कौन मदद करेगा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? सोसाइटी के टुवर्ड्स काम करना। सोसाइटी के टुवर्ड्स मतलब कि अभी हम लास्ट चैप्टर में ही पढ़ के आए, सोसाइटी के टुवर्ड्स मतलब कि पॉल्यूशन मत फैलाओ, अच्छा एनवायरनमेंट दो बिजनेस को, फेयर प्राइसेस पे प्रोडक्ट दो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। ये क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसको भी फुलफिल करने में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मदद करते हैं। इसके बाद अब ये तो मैम सभी पढ़ते हैं, सारे चैप्टर्स में पढ़ते हैं, बेटा नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो दो
कंट्रीब्यूटर्स हैं इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो हेनरी फ्योल और दूसरे एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन दोनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बेटा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, ठीक है. तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम स्टार्ट करेंगे इनसे और जल्दी से चैप्टर को समाप्त करेंगे. तो देखो वन बाय वन समझते हैं. सबसे पहला है बेटा डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब है? हेनरी फ्योल जी ने हमसे कहा है कि काम को बांट दो. सारा काम एक इंसान नहीं कर सकता. अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, तुमने छोटा सा एक बिजनेस खोल लिया तो फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे काम बढ़ेगा, तो कोई एक इंसान कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो सारा काम नहीं कर सकता. तो काम को बांट दो, ठीक है. काम पहले तो पता लगाओ काम है क्या, और उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, जिसको की जॉब बोलते हैं, ठीक है. आगे समझ में डिवीजन ऑफ वर्क. Work should be divided into small tasks that each employee specialize in doing a specific task. This led to greater efficiency and productivity. Screenshot ले लिए ना. उसके बाद सेकंड आ रहा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैम क्या मतलब? बेटा अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी. हेनरी फ्योल जी ने हमसे कहा है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस्ड होनी चाहिए. समझ रहे हो? बैलेंस होनी चाहिए दोनों चीजें. ऐसा नहीं अगर तुम किसी एक इंसान को अथॉरिटी ज्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दोगे तो वो उस अथॉरिटी का मिसयूज करेगा, ठीक है. और अगर तुम एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा और अथॉरिटी कम दे दोगे तो वो काम कैसे करेगा बेचारा यार, वो तो परेशान हो जाएगा. तो तुमको दोनों चीजें बैलेंस रखनी है. अगर तुम अथॉरिटी दे रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो जिससे कि मिसयूज ना हो सके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी भी दो यार. सामने वाला क्या ही करेगा, उसके पास पावर होगी तभी तुम ऑर्डर्स देगा ना, ठीक है. आगे समझ में. तो हेनरी फ्योल ने बोला है दोनों को बैलेंस होना चाहिए, ठीक है. मैनेजर्स मस्ट हैव द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड आल्सो बी रिस्पांसिबल फॉर देयर एक्शंस. ऑर्डर देने का राइट तो होना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या काम किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होने चाहिए मैनेजर्स, ठीक है. ये नहीं कि सब वो ठीक है आपने जो भी कर दिया अच्छा किया. बैलेंस शुड एग्जिस्ट बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का क्या मतलब है? भैया जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए उनको फॉलो करना है आपको, ठीक है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिना डिसिप्लिन के काम नहीं होता. अगर रूल बना दिया कि 9 बजे आना है तो 9 बजे ही आना. ये नहीं कि आप बड़ी आराम से 10 बजे उठ के मुंह धो के और सीधे ऑफिस चले जा रहे हो. 9 मतलब कि 9. डिसिप्लिन में काम होना चाहिए. एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो. ऊपर से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पॉलिसीज आ रही है उन पर विश्वास करो और उन्हीं के थ्रू काम करो. अपना माइंडसेट नहीं लगाना कि नहीं मुझे तो जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा, ठीक है. डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए. एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. गुड सुपरविजन एंड अ फेयर सिस्टम ऑफ पनिशमेंट हेल्प मेंटेन डिसिप्लिन. जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा भाई उसको पनिशमेंट दो, पेनल्टीज लगाओ उस पर, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड से हेनरी फ्योल जी का मतलब है कि भाई एक बॉस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. अगर 2 बॉस होंगे वो एक एम्प्लॉय को बुलाएंगे, दोनों अलग अलग काम बता देंगे, बेचारा एम्प्लॉय परेशान, यार मैं किसका पहले करूं किसका बाद में करूं. तो एम्प्लॉय तो परेशान हो जाएगा, कंफ्यूजन में होगी, कॉन्फ्लिक्ट भी होगी. अगर पहले वाले बॉस का जल्दी कर दिया तो दोनों लड़ेंगे, तूने पहले वाले इसका कर दिया मेरा क्यों नहीं करा, मैं भी तो बॉस हूं ना. तो यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए. एक ही बॉस होना चाहिए. रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज एक ही बॉस दे, ठीक है. ऑर्डर्स एक ही बॉस दे. An employee should receive orders from one superior only. This avoids confusion and conflict. Instructions and ensures clarity in work. वर्क में भी क्लैरिटी होगी, भाग नहीं पाएंगे वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज. उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अब मैम यूनिटी ऑफ कमांड तो समझ गए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? मेरे डायरेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट वाला डायरेक्शन नहीं है. डायरेक्शन मतलब कि एक डायरेक्शन के टुवर्ड्स काम चल रहा होगा. मैंने लास्ट चैप्टर में आपको एग्जांपल दिया था अभी रिसेंटली कि 25% अगर 20% सेल्स बढ़ाने हैं तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन का गोल है 20% सेल्स बढ़ाना. तो सारे ही डिपार्टमेंट सारे ही एम्प्लॉयज उस एक गोल की तरफ काम करें, ठीक है. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है भाई एक ही गोल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयज कुछ बोल रहे हैं वर्कर्स कुछ बोल रहे हैं, बॉस बेचारा अकेला बैठा ऊपर कुछ भी चिल्ला रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, एक ही गोल की तरह काम करें. ऑल एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन हेड एंड वन प्लान. एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए. किसके लिए? सारी वो एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है. अब ऐसा नहीं कि भाई ऑब्जेक्टिव अलग अलग है और तुम एक ही डायरेक्शन की तरफ काम कर रहे हो. तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है 20% सेल बढ़ाना और तुम काम कर रहे हो प्रोडक्शन बढ़ाने पे. नहीं, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जिन एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव सेम है उनको एक डायरेक्शन की तरफ काम करना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए. दिस एंश्योर्स यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्क. उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आ रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. बेटा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट बोलता है कि
सबऑर्डिनेशन मतलब पीछे हटाना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पीछे हटाओ, आगे किसको रखो, जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको आगे रखो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आगे मत रखो। मेरा अच्छा होगा कैसे होगा ये मत सोचो, ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा कैसे होगा, हम सबका अच्छा कैसे होगा ये सोचना है। आगे समझ क्या है, देखो क्या लिखा है, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रिवेल ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, दिस कीप्स एम्प्लॉइज अलाइन विद द कंपनीज ओवरऑल गोल्स। मैं अगर जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, मैं अगर अपना भला देखूंगी और ऑर्गेनाइजेशन का भला नहीं देखूंगी, कल को कंपनी डूबेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी भाई, मेरी जॉब तो पहले जाएगी, कंपनी डूबेगी तो मैं तो पहले डूबूंगी। आए समझ में। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज से हेनरी फ्योल जी हमसे बोलते हैं, सिंपल भाषा में तुमको बताती हूँ, जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा पे करो, जो कम काम कर रहा है उसको कम पे करो। इससे क्या होगा, वर्कर्स का मोटिवेशन बढ़ेगा और वो मोटिवेशन के साथ काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाए। ठीक है, तो रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज से यही कहना है, एम्प्लॉय शुड बी फेयरली कंपनसेटेड फॉर देयर वर्क, फेयर वेजेस इंश्योर सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। फेयर वेजेस दो भाई, फालतू नहीं कि तुम उसको बिठा रहे हो रात में 10 बजे तक ओवर टाइम करवा रहे हो, पैसे बेचारे को दे नहीं रहे, कैसे काम करेगा यार वो। फेयर रिम्यूनरेशन होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय के लिए, हेनरी फ्योल ये बोल रहे हैं। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी डिसीजन मेकिंग सिर्फ मैं करूँगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं करूँगी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि तुम अपना डिसीजन देख लो भाई। तो हेनरी फ्योल बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ना तो पूरा सेंट्रलाइज होना चाहिए और ना तो पूरा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। जो मेजर डिसीजंस हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको बॉस लेगा भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, एमडीज लेंगे, और जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं जो कि आप किसी और को दे सकते हो तो आप उसको दे दो कि नहीं भाई ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का छोटू सा मतलब डिसीजन है तो तुम इसको ले सकते हो। ठीक है, सारे ही डिसीजंस ना तो खुद लेने और सारे ही ना तो मैनेजर्स पे छोड़ देने कि नहीं जो देखना है आप देखो एम्प्लॉय को। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का एक मिक्सचर होना चाहिए, ना तो पूरा सेंट्रलाइज ना तो पूरा डिसेंट्रलाइज। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है स्केलर चेन। स्केलर चेन से बेटा हेनरी फ्योल बोलते हैं पहनने वाली चेन नहीं है ये। स्केलर चेन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होगा, मतलब कि जो बात होगी, जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा, वो भैया एक चेन के थ्रू चलेगा। चेन के थ्रू कैसे चलेगा मैम, क्या चेन पे चलेगा? नहीं, चेन पे नहीं चलेगा, चेन के थ्रू चलेगा। मतलब कि वर्कर्स लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगा और मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वर्कर्स गए बॉस 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 सुनिए ऐसा हो गया, नहीं। ठीक है, स्केलर चेन के थ्रू चलेगा। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन फ्लो किसके थ्रू होगी, स्केलर चेन के थ्रू। सबसे पहले लोअर, उसके बाद मिडिल, उसके बाद ऑपरेशनल। अब हेनरी फ्योल ने एक और भी निकाला है कि भाई अगर कभी इमरजेंसी हो जाए तो ये तो बड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, वर्कर्स के पास अगर बहुत ही कोई ज़्यादा इमरजेंसी आ गई तो भाई वो क्या करे, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब इस रूल को आप तोड़ सकते हो, स्केलर चेन को तोड़ सकते हो, लेकिन कब, तब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि मन किया और पहुंच गए। समझ गए स्केलर चेन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि एवरी पर्सन और एवरी मटेरियल या फिर थिंग क्या होनी चाहिए भैया, एक राइट प्लेस पर होनी चाहिए। ठीक है, पर्सन भी राइट प्लेस पर होना चाहिए और मटेरियल भी राइट प्लेस पर होनी चाहिए। हमारे घर में चीज़ें रखने की ऑर्डरली मैनेज होते हैं ना भाई, ऑर्डरली चीज़ें रखी हुई होती है। कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी हमें नहीं मिलती वो बात अलग है, लेकिन मम्मी को तो मिलती है ना भाई, वो ऑर्डरली मैनर में रखी हुई होती है। तो यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कि मैन को भी और मटेरियल को भी एक राइट प्लेस फिक्स कर दो। हर जगह होती है, तुम्हारे स्कूल में होती है, तुम्हारी क्लास फिक्स है। ऐसा तो नहीं आज मुझे ये पसंद है तो मैं इस रूम में बैठूंगा, कल मुझे वो पसंद है तो मैं उसमें बैठूंगा, नहीं है ना भाई। ठीक है, तो क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल्स एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। इधर उधर फालतू भागना नहीं पड़ेगा चीजों को ढूंढने के लिए। उसके बाद आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से हेनरी फ्योल हमसे बोलना चाह रहे हैं भाई सभी लोगों को इक्विटी दो, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सभी के लिए, वर्कर्स के लिए भी, एमडीज के लिए भी, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए भी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए भी, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए भी। समझ गए मैम क्या मतलब है। अगर रूल है बेटा 9 बजे आना है तो आप 9 बजे ही आएंगे, चाहे आप एमडी हो, चाहे आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट से हो, चाहे आप लोअर लेवल मैनेजमेंट से हो, या आप वर्कर हो। अगर कोई छोटा गलती करेगा आप उसको पनिशमेंट दो और बड़ा गलती कर रहा है तो बोलो कोई बात नहीं, ये नहीं होना चाहिए भाई। सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट, सबके लिए एक से रूल, सबके लिए एक सी पॉलिसी। समझ गए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉइज विद काइंडनेस एंड जस्टिस, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, बिल्ड लॉयल्टी एंड डिवोशन अमंग वर्कर्स। उसके बाद आ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का क्या मतलब होता है बेटा, फ्रीक्वेंट टर्नओवर्स मत करो। हेनरी फ्योल बोलते हैं सडन हायरिंग फायरिंग मत करो कि तुमने एक एम्प्लॉय को लाए, 2 दिन उसने अच्छे से काम नहीं किया, तीसरे दिन बोला फायर। ठीक है, चौथे दिन एक दूसरे को बोला हायर, उसने भी काम अच्छा नहीं किया और फिर बोला फायर।
तो सडन हायरिंग फायरिंग मत करो। आ गई समझ में? अगर आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो बेटा, उसको टाइम दो। एनवायरनमेंट में ढलने के लिए टाइम चाहिए पड़ता है ना। वो अपने काम को देखेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को देखेगा, किस हिसाब से काम हो रहा है, तब वो परफेक्ट होगा ना टाइम के हिसाब से। ऐसे थोड़ी कि एकदम यार। तो क्या है, सडन हायरिंग फायरिंग मत करो। फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज इज नॉट डिजायरेबल। स्टेबिलिटी ऑफ टैलेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। क्योंकि भैया रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट भी तो लगता है ना, तो वो भी तुम्हारा फालतू नहीं जाएगा। उसके बाद आ रहा है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का क्या मतलब है? इनिशिएटिव से हेनरी फ्योल का मतलब है भैया कि सबकी क्रिएटिविटी अपनाओ। लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा पार्ट दो, ठीक है। वर्कर से भी पूछो, सबसे पूछो। ऐसा फील मत कराओ कि नहीं तुम क्या डिसीजन लोगे। भाई सबका थोड़ा थोड़ा क्रिएटिविटी लो, सबसे पूछो। अगर तुम्हें पसंद आ रहा है कुछ तो थोड़ा उनको मोटिवेट कर दो भाई। तो ये क्या है? इनिशिएटिव। एम्प्लॉय शुड बी इंक्रीज टू टेक इनिशिएटिव। दिस बिल्ड्स एम्फेसिस एंड ब्रिंग इन फ्रेश आइडियाज एंड इम्प्रूवमेंट्स। क्योंकि एक ही होता है और 10 ही होते हैं। 10 लोगों की क्रिएटिविटी 10 लोगों की होती है भाई। उसके बाद आ रहा है एस्पिरेट डी कॉप्स। एस्पिरेट डी कॉप्स का क्या मतलब है? बकरी मत बनो, आई को रिप्लेस करो वी से, ठीक है। बकरी का क्या मतलब है? मैं करना। प्रॉफिट मेरा, लॉस मेरा मत करो भाई। आई को वी से रिप्लेस करो। प्रॉफिट भी है तो हमारा है, अनफॉर्चुनेटली लॉस भी है तो हमारा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अगर पीछे जा रहा है तो हमारी गलती से जा रहा है, अगर आगे जा रहा है तो वो भी हमारी गलती से ही जा रहा है, ठीक है। समझ गया एस्पिरेट डी कॉप्स क्या है? Team spirit should be encouraged. Harmony and unity among the staff led to better cooperation and productivity. Team spirit होनी चाहिए एस्पिरेट डी कॉप्स। और यहाँ पर हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को सीक्वेंस में याद नहीं करना है, कैसे भी कर लो, बस कर लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमें किसने दिए है? FW टेलर ने दिए हैं। तो चलो चलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए हैं? FW टेलर ने हमें दिए हैं, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। FW टेलर का पूरा नाम क्या है बेटा? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिन्होंने हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जिनको हम अभी पढ़ेंगे। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इंट्रोड्यूस सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों दिए हैं बेटा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स? एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के। दीस प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी पर बेस्ड है, स्टैंडर्डाइजेशन पर बेस्ड है और कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इनका मेन मोटिव है। टेलर बिलीव दैट साइंटिफिक मेथड शुड रिप्लेस रूल ऑफ थंब अप्रोच टू एंश्योर बेटर परफॉर्मेंस। भैया साइंटिफिक मेथड्स का यूज करो, रूल ऑफ थंब का यूज मत करो। अब देखो वन बाय वन समझते हैं। पहला लिखा हुआ है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मैम क्या मतलब है बेटा? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है कि साइंटिफिक मेथड्स करो, रूल ऑफ थंब क्योंकि तुमने किया तो हम भी करेंगे, नहीं करो, ठीक है। पहले जो काम होता चला आ रहा था वही तुम करोगे। राजा महाराजा, राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। अपने खुद के साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए, ठीक है। देखो क्या लिखा है। Taylor emphasizes that each task in an organization should be performed based on scientific analysis rather than traditional methods or personal judgment. Personal judgment मत लगाओ, traditional methods का यूज भी मत करो, क्योंकि कोई ट्रेडिशन नहीं है बेटा, ठीक है। क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो उसके हिसाब से काम करो। आजकल बिजनेस में क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उस हिसाब से काम करो। ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज मत करो। भाई बिजनेस में हमारे दादाजी ने ऐसा किया था तो हम भी यही करेंगे, नहीं। कुछ हद तक होता है कि ठीक है जो उन्होंने किया वो तुम करो, लेकिन पूरा फॉलो नहीं होता। इन अर्लियर टाइम्स वर्कर्स फॉलोड देयर ओन वेज ऑफ डूइंग वर्क लीडिंग इनकंसिस्टेंसी एंड इनएफिशिएंसी। पहले के टाइम पे क्या होता था, वर्कर्स को जो समझ में आता था वो करते थे, जिससे इनकंसिस्टेंसी भी देखने को मिलती थी और इनएफिशिएंसी भी। Taylor advocated the use of scientific methods such as observation, experimentation and analysis to determine the most effective way. क्या बोला है भाई? एनालिसिस करो, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए किसी काम को करने से पहले। देखो उसको कैसे अच्छा होगा, कैसे नहीं होगा, और उस हिसाब से फिर साइंटिफिक वे में काम करो। समझ गए क्या है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब? दूसरा आ रहा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मीनिंग समझ लो, हार्मनी का मतलब होता है कॉपरेशन, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो FW टेलर हमसे बोल रहे हैं कि हार्मनी होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉपरेशन नहीं होगा, जब तक लोग मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, तब तक कैसे ही काम अच्छे से होगा, नहीं होगा ना काम अच्छे से। तो हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेलर, इंडस्ट्रियल पीस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। बेटा इंडस्ट्रियल पीस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वर्कर्स के और मैनेजर्स के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ही बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस शुड बी रिप्लेस्ड विद हार्मनी एंड कोऑपरेशन। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो क्लैशेस हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनको किसके साथ रिप्लेस कर दो? हार्मनी और कोऑपरेशन के साथ। भैया कोऑपरेशन के साथ काम करो, मिलजुल के काम करो, ठीक है। अगर किसी से गलती हो भी गई तो एकदम भड़कने की जरूरत नहीं है, उसको आराम से समझा दो कि यार ये गलत है, इसको ठीक करो।
Management should treat workers with respect and fairness while workers should be sincere and committed to their duties. मैनेजर को क्या करना चाहिए बेटा, वर्कर्स को रिस्पेक्ट और फेयरनेस के साथ ट्रीट करना चाहिए और उसी के साथ वर्कर्स को भी सिंसियरिटी के साथ और अपने वर्क की तरफ कमिटेड होकर काम करना है। ऐसे नहीं कि वहाँ से वो भैया फेयरनेस का ट्रीटमेंट ही करे जा रहे हैं, वर्कर्स तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। समझ गए क्या है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें पढ़ना है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि कॉपरेशन के साथ काम करो, इंडिविजुअली काम मत करो। मैं सिर्फ अकेला सब कुछ कर लूंगा ये नहीं, सिर्फ बॉस क्या सब कुछ करता है भाई, पॉलिसीज बना देंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देंगे, लेकिन उनको फॉलो तो लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही करेगा ना। तो कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं नहीं होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क ओवर इंडिविजुअल एफर्ट्स। टीम वर्क करो बेटा, इंडिविजुअल एफर्ट से काम नहीं चलता। टेलर डिसाइड दैट बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड वर्क टुगेदर विद म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। वर्कर्स को और मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को मिलकर काम करना चाहिए म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ। एक दूसरे पर भरोसा भी रखो और एक दूसरे के काम को समझो। फंक्शनिंग इन आइसोलेशन दे मस्ट सपोर्ट एंड कोऑपरेट विद ईच अदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इंडस्ट्रियल पीस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म से एफडब्ल्यू टेलर हमसे बेसिकली यही बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल काम मत करो, ग्रुप एफर्ट्स डालो, ग्रुप एफर्ट्स से काम ज़्यादा अच्छा होता है। समझ गए। उसके बाद फोर्थ आ रहा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मैम इतना लंबा इसका क्या मतलब है? बेसिकली नॉर्मल वर्ड्स में इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो तो उसका बेस्ट निकाल दो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको मोटिवेट करो और बेस्ट निकाल दो उसको, जिससे उसका पर्सनल भी डेवलपमेंट हो और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छे से अच्छा काम कर सके। वही क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। कितना अच्छा कर सकता है पूरा, मतलब बेस्ट कर दो तुम उसको ट्रेनिंग देके। टेलर एम्फसाइज दैट एवरी एम्प्लॉय शुड बी डेवलप्ड टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। द राइट पर्सन मस्ट बी सिलेक्टेड फॉर द राइट जॉब। सही पर्सन को सही जॉब के लिए हायर करो एंड प्रोवाइडेड विद प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस, और फिर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दो और गाइडेंस भी दो। ठीक है। उसके बाद व्हेन वर्कर्स आर ट्रेन्ड साइंटिफिकली एंड प्लेस्ड इन जॉब सूटेड टू देयर स्किल्स देयर एफिशिएंसी इंप्रूव्स सिग्निफिकेंटली। देखो, जिस पर्सन को जो काम आता है, जिस फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड है, तुम उसको उसी फील्ड में अगर हायर करोगे तो काम अच्छे से होगा। कोई पीपीटी एक्सपर्ट एडिटिंग करेगा तो वो क्या ही एडिटिंग करेगा भाई, पीपीटी में एक्सपर्ट है तो उससे पीपीटीज बनवाओ, जो एडिटिंग में एक्सपर्ट है उससे एडिटिंग करवाओ, तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, इफेक्टिव तरीके से काम होगा, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा काम किस तरीके से होगा। तो वही लिखा है कि फुलेस्ट पोटेंशियल दो भाई, जिस काम को, जो इंसान को जो काम आता है वही करवाओ। टेलर ऑल्सो बिलीव दैट द प्रॉस्पेरिटी वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड। वर्कर्स की प्रॉस्पेरिटी और ऑर्गेनाइजेशन का गोल बेटा हैंड इन हैंड चलते हैं, दोनों चीजें सही होंगी तभी काम अच्छे से होगा। व्हेन वर्कर्स परफॉर्म बेटर देयर इनकम इंक्रीजेस एंड द कंपनी ऑल्सो बेनिफिट्स फ्रॉम हायर प्रोडक्टिविटी। वर्कर्स अच्छा करते हैं तो उनकी इनकम तो इंक्रीज होती है, साथ में कंपनी के भी तो बेनिफिट्स होते हैं ना, उनकी भी हायर प्रोडक्टिविटी होती है और प्रॉफिट्स भी उनको अच्छे से अच्छे मिलते हैं। और प्रिंसिपल का फोकस कहाँ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और म्यूचुअल सक्सेस पे इस प्रिंसिपल का फोकस है। ऐसा नहीं कि अभी अच्छा हो जाए, फ्यूचर में देखेंगे। जब आप हायरिंग कर रहे हो तो ध्यान रखो कि अभी तो बेटर हो ही, लेकिन लॉन्ग रन सक्सेस में भी ये हमारी मदद करे। ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर में, डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड एफडब्ल्यू टेलर। एग्जाम में आता है, समझ लेना अच्छे से। देखो, सबसे पहले पर्सपेक्टिव। फ्योल क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहे थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए इन्होंने क्या दिए, प्रिंसिपल्स दिए, और उनका व्यू कैसा था, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन चीज़ों को देखते थे। वहीं एफडब्ल्यू टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर है जिसने मैनेजमेंट को शॉप या फिर फ्लोर वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से देखा है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट पर कैसे काम होना चाहिए। उसके बाद फोकस एरिया, हेनरी फ्योल का मेन फोकस था बेटा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव और एफिशिएंसी बढ़ाना ऑर्गेनाइजेशन की, इसको इंप्रूव करना। और वहीं एफडब्ल्यू टेलर का मेन फोकस था प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और एफिशिएंसी बढ़ाना, किस पर, ऑपरेशनल लेवल पर। ध्यान रखना, इन्होंने टॉप लेवल की बात की है और इन्होंने ऑपरेशनल लेवल की बात की है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है अप्रोच। हेनरी फ्योल का अप्रोच था जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेबल ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए वो सारे ही टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होंगे, यूज होंगे। और वहीं एफडब्ल्यू टेलर ने क्या किया है, साइंटिफिक अप्रोच पे काम किया है
थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। मेन कंट्रीब्यूशन इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए और इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए और उनकी कुछ टेक्निक्स भी दी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। एप्लीकेबिलिटी, ये सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर एप्लीकेबल होंगे और ये सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि हेनरी फ्योल ने क्या बोला था कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने आगे हम पढ़ेंगे क्या बोला है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप एक टेक्निक है जिसमें इन्होंने बोल दिया कि 8 बॉस होने चाहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही आएगा, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है बेटा। टेलर नॉट ओनली प्रपोज प्रिंसिपल्स बट ऑल्सो डेवलप्ड प्रैक्टिकल टेक्निक्स दैट कुड बी अप्लाइड इन द वर्कप्लेस टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी। टेलर ने प्रिंसिपल्स तो दिए ही है हमें, फ्रेडरिक विंसलो टेलर मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें कुछ प्रिंसिपल्स तो दिए ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ टेक्निक्स भी दिए हैं जिनको हम अपनी वर्क प्लेस पर लगाकर इनका इम्प्लीमेंटेशन करके अपने काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, कम से कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, दीज टेक्निक्स हेल्प इन स्टैंडर्डाइजिंग वर्क के स्टैंडर्ड सेट करने में टेक्निक्स हमारी मदद करेंगी, सुपरविजन को इम्प्रूव करने में और वर्कर्स के मोटिवेशन को बूस्ट करने में। ठीक है, अब क्या टेक्निक्स दी है ये हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अभी हम पढ़ रहे थे फंक्शनल फॉर्मेनशिप का यही मतलब है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला है कि एक बॉस होना काफी नहीं है। हेनरी फ्योल ने क्या बोला था, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही बॉस से सारे ऑर्डर्स मिलने चाहिए। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि एक बॉस सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में 8 बॉस होने चाहिए। मैम कौन कौन से बेटा, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो प्रोडक्शन इंचार्ज और एक प्लानिंग इंचार्ज। अब इन इंचार्ज के अंदर 4 बॉस आते हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर 4 बॉस। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज अ सिस्टम ऑफ सुपरविजन वेयर द टास्क ऑफ मैनेजिंग वर्कर्स इज डिवाइडेड अमंग सेवरल स्पेशलाइज्ड फॉरमैन। अलग अलग फॉरमैन में डिवाइड कर दिया इन्होंने, डिसीजन मेकिंग भी अलग अलग बॉस करेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट की, क्या काम हो रहा है उसको सुपरविजन भी अलग अलग बॉस करेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल supervision handling all aspects of a worker's performance, Taylor proposed that different experts should oversee different functions। भाई अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी फील्ड के काम को देखें, ये ज्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर। फॉर एग्जांपल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट वुड ईच हैव अ स्पेशलाइज्ड, भाई प्लानिंग डिपार्टमेंट के भी एक स्पेशलाइज्ड हो और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट के भी एक स्पेशलाइज्ड हो, तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट पर फोकस करेंगे कि हमारा गोल क्या है और हमें किस गोल के टुवर्ड्स काम करना है। अब देखो अच्छे से समझते हैं 8 बॉस क्या है। टेलर्स फंक्शनल फॉर्मेनशिप, देखो फैक्ट्री मैनेजर हो गया, इसमें हमने 2 चीजें आ गई, एक तो प्लानिंग और एक प्रोडक्शन। अब प्लानिंग के अंदर 4 बॉस, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर और रिपेयर बॉस। और प्रोडक्शन के अंदर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिस्पैच क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। अब हम इन 8 को अच्छे से समझते हैं कि ये क्या काम है इन सबके। देखो सबसे पहले आ रहा है अंडर प्लानिंग इंचार्ज। अंडर प्लानिंग इंचार्ज में सबसे पहले कौन है, रूट क्लर्क। मैम रूट क्लर्क का क्या काम होता है बेटा, ये काम को सीक्वेंस को डिसाइड करते हैं कि काम किस सीक्वेंस में होगा, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, क्या काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो किस पे प्रेफरेंस किस चीज पे हमारी होनी चाहिए, ये किसका काम होता है, रूट क्लर्क का। डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड रूट ऑफ प्रोडक्शन, एंश्योर्स मटेरियल एंड टूल्स रीच द राइट प्लेस एट राइट टाइम। जो मटेरियल्स है, जो टूल्स है बेटा, वो सही जगह पर पहुंच जाए और सही टाइम पर पहुंच जाए। इन चीजों की वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम होता है, ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस मतलब जैसे अपन किसी को बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है, ऐसे ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं वर्कर्स को कि तुम्हें काम को किस तरीके से करना है, ये बताते हैं। तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को वर्कर्स को फॉलो करना पड़ता है। प्रिपेयर्स डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्कर्स अबाउट हाउ टू डू अ टास्क, हेल्प मेंटेन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। काम को करना किस तरीके से है ये कौन बताता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इनके बाद आ रहे हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मतलब होता है ये एक लिमिट सेट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए कि इस काम में कितना टाइम लगना चाहिए और कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। इससे अगर ज्यादा लगेगी तो उसको हैंडल भी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क करेंगे, कम लगेगा तो उसको भी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ही देखेंगे, क्वालिटी को फिर चेक करेंगे। सेट टाइम लिमिट्स फॉर टास्क एंड कीप्स ट्रैक ऑफ लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, एंश्योर्स टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव वर्क। ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव काम भी होना चाहिए और टाइमली भी होना चाहिए। ऐसा कि नहीं तो इफेक्टिव तो हो रहा है, अच्छा तो हो रहा है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन तुम 10 दिन के काम को 20 दिन में कर रहे हो तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ नहीं ले जाता है ना हमें। उसके बाद डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का क्या मतलब होता है, ये डिसिप्लिन को हैंडल करते हैं, मेंटेन करते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या वो फॉलो हो रही हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, मेंटेनेंस डिसिप्लिन हैंडल्स एब्सेंसेस एंड एंश्योर्स रूल्स आर फॉलोड। इट्स लाइक एन एचआर एंड फोर्स ऑन द शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर लेवल पर काम करते हैं, एचआर की तरह एक्ट करते हैं कि फ्लोर वर्क पे मतलब शॉप फ्लोर लेवल पर, लोअर लेवल मैनेजमेंट पर अब ये लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये किसका काम होता है,
डिसिप्लिनेरियन का। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 बॉस हैं, अलग अलग हम समझ गए क्या है, कौन को किसको क्या काम करना है। अब आ रहा है अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज। सबसे पहले आ रहा है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम होता है टूल्स को, मशीन्स को और इक्विपमेंट्स को वर्कर्स के पहुंचने से पहले जगह पर पहुंचा देना, जिससे कि टूल्स की वजह से, मशीन्स की वजह से, इक्विपमेंट्स की वजह से वर्कर्स काम में डिले ना कर पाए। ये किसका काम होता है, गैंग बॉस का काम होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अरेंजेस ऑल टूल्स, मशीन्स एंड मटेरियल्स बिफोर द वर्क स्टार्ट, एंश्योर वर्क बिगिंस स्मूथली। उसके बाद स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम होता है, ये काम की स्पीड को चेक करते हैं। अगर बहुत धीरे हो रहा है तो ये उसको भी देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है काम तो फिर ये क्वालिटी मेंटेन करते हैं, देखते हैं कि जल्दी की वजह से कहीं क्वालिटी तो डिस्पैच नहीं कर रही। तो ये किसका काम होता है, स्पीड बॉस का। एंश्योर वर्कर्स मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ वर्क, ट्राइज टू अवॉइड डिलेज एंड स्लो डाउन। जो डिलेज हो रहे हैं, स्लो डाउन हो रहे हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं स्पीड बॉस। उसके बाद आ रहा है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस बेटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं मशीन्स के, इक्विपमेंट्स के रिपेयर के लिए, कि अगर मशीन्स और इक्विपमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, रिपेयर बॉस होंगे। खराबी होने से पहले ही मेंटेनेंस चेक करते चलो तुम, ये किसका काम है, रिपेयर बॉस का। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, मिनिमाइजेस ब्रेकडाउन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ब्रेकडाउन्स ना हो प्रोडक्शन के दौरान, ये भी किसका काम है, रिपेयर बॉस का। और उसके बाद इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का नॉर्मली नाम से ही समझ में आ रहा है, इंस्पेक्शन करते हैं लास्ट में, क्या सोचा था, क्या हो रहा है, काम सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो ये किसका काम है, इंस्पेक्टर का। ये लास्ट में इंस्पेक्शन करेंगे कि पता चला गैंग बॉस से कोई काम बिगड़ा और आगे तक पता ही नहीं चल रहा, प्रॉब्लम वहां से आ रही है और हम खराबी कहीं और देख रहे हैं। तो ये कौन करेगा, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर सारे ही काम का इंस्पेक्शन करेंगे, चेक्स द वर्क एंड आउटपुट एट एवरी स्टेज। सारे ही स्टेजेस पे आउटपुट को कौन चेक करेंगे, इंस्पेक्टर। इंश्योर्स दैट स्टैंडर्ड्स आर मेट। उसके बाद सेकेंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब मैम इसका क्या मतलब है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है काम के स्टैंडर्ड सेट कर दो, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि काम को सिंप्लीफाई कर दो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस काम में मत रखो। अब मैम स्टैंडर्ड सेट का क्या मतलब है, बेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में समझ लो, तो कौन कौन से ब्रांड्स, कौन कौन सी चीज़ें का प्रोडक्शन, कौन कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, ये कौन इंश्योर करेगा, ये चीज़ किस में आ जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन में, कि आपने स्टैंडर्ड सेट कर दी। और सिंप्लीफिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 20 चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो 20 चीज़ों को मत करो, 4 चीज़ों को करो, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करो, ठीक है। तो वो किस में आ जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर टूल्स, इक्विपमेंट्स, वर्क मेथड्स एंड आउटपुट। कौन से तरीके से काम करो, कौन सी मशीन से काम होगा, ये क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। और कौन सा काम होगा भाई, अननेसेसरी जो काम है उनको हटा दो, वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर दैट वर्कर्स यूज द बेस्ट पॉसिबल टूल्स एंड फॉलो द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। Simplification refers to reducing unnecessary variety in products and task, making production more efficient. Together, this practice help lower production cost, improve quality and reduce time and effort. मिलाकर क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और टाइम एंड एफर्ट कम लगने देंगे और अच्छे से अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा। उसके बाद थर्ड आ रहा है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का क्या मतलब है, वर्क स्टडी का मतलब होता है मेथड की स्टडी करो, कौन से मेथड से ज़्यादा अच्छा काम होगा, तुम किस तरीके से काम को ज़्यादा अच्छा कर पाती हो। तुम कर रहे हो किसी मेथड से बहुत अच्छा हो रहा है, किसी से तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वर्क स्टडी में बोला है भाई स्टडी करो कौन सा मेथड अच्छे से काम कर पा रहा है, हम ज़्यादा एफिशिएंटली, इफेक्टिवली किस मेथड से काम कर रहे हैं उसकी स्टडी करो और फिर उसी मेथड से काम करो। वर्क स्टडी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क विद द एम ऑफ इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। इट इंक्लूड्स 4 टाइप्स ऑफ स्टडीज। मेथड स्टडी टू फाइंड द बेस्ट वे। मेथड स्टडी मतलब कि कौन से काम से तुम कौन से तरीके से काम को सबसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद मोशन स्टडी, एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स, जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रहे हैं, बेफालतू वर्कर्स जो मूवमेंट्स कर रहे हैं भाई उसको एलिमिनेट कर दो, वो किसमें आ जाएगा, मोशन स्टडी में। टाइम स्टडी, स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दो कि किस काम को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगना चाहिए। पता चला कि 15 दिन का काम 1 महीने में हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, तो इसको कौन इंश्योर करेगा, टाइम स्टडी। और फटीग स्टडी, भाई रेस्ट कब देना है, कितनी देर में देना है और कितनी देर बाद देना है, ठीक है, ये किस में आ जाता है, फटीग स्टडी में, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक हमारी आ रही है डिफरेंशियल पीसवे सिस्टम। डिफरेंशियल पीसवे सिस्टम का मतलब होता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पे करो। अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा पे करो, कोई कम काम कर रहा है तो उसको कम पे करो। यूनिट्स के लिए अमाउंट क्या है, फिक्स कर दो, ठीक है, कि इतनी यूनिट्स पे तुमको इतना पे किया जाएगा। अगर उस यूनिट से कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको पर यूनिट ज़्यादा पे करो, कोई कम काम कर रहा है तो उसको पर यूनिट कम पे करो। तो क्या होगा, इससे वर्कर्स की लेजीनेस कम होगी और काम अच्छे से अच्छा निकल कर आएगा। टेलर इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ
पीस-बेस्ड सिस्टम दैट रिवॉर्ड्स एफिशिएंट वर्कर्स विद हायर पे एंड पेनलाइज लेस प्रोडक्टिव वर्कर्स। जो काम कम कर रहे हैं भाई उनको कम पे करो, और जो ज्यादा कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसा दो। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक वर्कर्स हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट रिसीव हायर रेट पर यूनिट। अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा अगर आप आउटपुट दे रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो, तो आपको रेट पर यूनिट ज्यादा पे करेंगे। और व्हाइल दोज हु प्रोड्यूस लेस रिसीवेबल लोअर रेट। कम काम करोगे तो भाई कम तुम्हें रेट देंगे। दिस सिस्टम एनकरेजेस वर्कर्स टू इंक्रीज देयर आउटपुट इन ऑर्डर टू अर्न मोर। इट इज अ पावरफुल इंसेंटिव टू बूस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को बूस्ट करने की बहुत ही पावरफुल इंसेंटिव है डिफरेंशियल पीस-बेस्ड सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आ रही है हमारी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी अभी हम पढ़ के आए। अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर दो। अगर कोई वर्कर एक चीज को लेने 20 बार बाहर, तो उस चीज को पास में लाके रख दो भाई कि कोई बात नहीं है, तुम अननेसेसरी मूवमेंट मत करो। अननेसेसरी मूवमेंट से क्या होगा, फटीग स्टडी में भी हमारी मदद करेगी, क्योंकि अगर वर्कर्स टायर्ड नहीं होंगे तो हमें रेस्ट ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर्स तो भाई पूरे दिन काम करते हैं तो उनको तो रेस्ट देना पड़ता है अगर वो थकेंगे तो, वरना काम कैसे करेंगे। एक ही बात हो जाएगी, रेस्ट मत दो काम स्लो करेंगे, तो बात तो वहीं की वहीं आ जाती है। ठीक है, मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स यूजुअली ऑब्जर्विंग द फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स। ऑब्जर्व करो कि कहाँ कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक काम को करते समय, और जो अननेसेसरी है उसको एलिमिनेट कर दो। इसी के साथ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारी हो गई है समाप्त। अब हमें स्टार्ट करना है थर्ड चैप्टर। सेकंड चैप्टर भी हमारा हो गया है पूरा ही कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर के साथ, जो है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैम मीनिंग क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? देखो, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट refers to the external forces, factors and institutions that are beyond the control of the business enterprise but influence its performance. These includes customer, competitor, government policies. देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि किसी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, वो उसको रेगुलेट नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो बिजनेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। भाई बिजनेस पर इम्पैक्ट उन चीज़ों का पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। ठीक है, मतलब कि बिजनेस के आसपास चलने वाली सारी चीज़ें जो कि उसको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं बेटा? गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अगर उसने बिजनेस के टुवर्ड्स कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो वो भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। डायरेक्ट इम्पैक्ट कौन डालता है? हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए, ये सब किस में आ जाते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स में। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं। अ बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन जस्ट लाइक अ फिश कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड वाटर। अ बिजनेस कैन नॉट फंक्शन आउटसाइड इट्स एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट में जरूरी क्यों है? क्योंकि बेटा बिना बिजनेस एनवायरनमेंट के कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, चांद पर जाकर अगर शॉप लगाकर तुम कुछ बेचोगे तो नहीं बेचेगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट ही नहीं है। कस्टमर कहाँ से लेके आओगे चांद पे? तो बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए जरूरी है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इसलिए जरूरी है। इसके बाद आ रहा है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैम फीचर्स क्या है बेटा? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक या दो कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, और सारे इंटरलिंक्ड भी होते हैं। भाई बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, दुनिया भर की चीजें। तो क्या है, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस है। सारे एक्सटर्नल फोर्सेस बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। दूसरा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे, और जनरल फोर्सेस का मतलब होता है जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेंगे। अब स्पेसिफिक में कौन कौन आ जाता है? कस्टमर डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये डायरेक्ट इम्पैक्टर्स हैं। और इनडायरेक्ट कौन करते हैं? टैक्स बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दी, कोई पॉलिसी चेंज हो गई, तो ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे, सिर्फ हम पे ही नहीं डालेंगे। और दूसरा सोशल ट्रेंड्स हो गए, फैशंस हो गए, इनका चेंज होना, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं डालेंगे, लेकिन ऑल्दो हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना, तो ये आ जाते हैं जनरल फोर्सेस में। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस व्हिच इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस बिजनेसेस। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है? अब ये जो सारे ही एक्सटर्नल फोर्सेस थे, ये जो फैक्टर्स थे, ये बेटा इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक डिस्टर्ब होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो वो है इंटर रिलेटेडनेस। उसके बाद फोर्थ है डायनेमिक नेचर। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट भी डायनेमिक नेचर है, रोज रोज नए लॉ आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, रोज रोज चीजें बदल रही है। ठीक है, तो वो क्या है? डायनेमिक नेचर है। बिजनेस एनवायरनमेंट रिजिड नहीं है कि भाई एक बार समझ गए तो बस ऐसे ही चलेगा, रोज बदल रहा है, चीजें डायनेमिक है। इसके बाद नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा अनसर्टेन है, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। ठीक है, बिजनेस में खासकर कल क्या ही होगा, कल इन्फ्लेशन बढ़ जाए, पता चला रात में ही इन्फ्लेशन बढ़ जाए, जीएसटी बढ़ जाए, किसको क्या पता। तो अनसर्टेनिटी यहाँ पर होता है, किसी को पता नहीं होता। कॉम्प्लेक्सिटीज,
बेटा डिसीजन मेकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, पता लगाना कि कौन से फैक्टर ने हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डाला है ये बहुत डिफिकल्ट होता है। मैम क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि बेटा सारे फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। अब एक फैक्टर से कुछ हुआ तो दूसरा फैक्टर अपने आप रिएक्ट करता है। जैसे कि नवरात्रि के टाइम पे क्या होता है, अब जैसे नवरात्रि आई तो वो एक सोशल ट्रेंड है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ जाती है। फ्रूट्स की इन्फ्लेशन हो जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ गई ना, महंगाई बढ़ जाती है, फ्रूट्स महंगे होते हैं उस टाइम पे। तो ये क्या है, इंटर रिलेटेडनेस है, इंटरलिंक्ड है सारे फैक्टर्स। तो डिसीजन मेकिंग किस चीज पे हमें डिसीजन करना है, क्या करना है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना। उसके बाद आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैम जरूरी क्यों है? बेटा अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं समझोगे तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं ले पाओगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। चीजें तो सबकी चलती हैं भाई, सबसे पहले जिसने टच स्क्रीन मोबाइल निकाला वो कंपनी भी चल रही है और जिसने बाद में निकाला वो भी चल रही है, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो भी कंपनी लेती है वो सबसे आगे होती है, सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है फ्यूचर में। बिजनेस दैट स्कैन एंड अंडरस्टूड द एनवायरनमेंट अर्ली कैन टेक एडवांटेज ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स। फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप तभी ले सकते हो जब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का पता है, आप अच्छे से उसके बारे में जानते हो। इसके बाद है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो ये आपको थ्रेट्स को और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। थ्रेट मतलब कौन सी कंपनी, कौन सा कॉम्पिटिटर आपको फ्यूचर में थ्रेट हो सकता है, मतलब आपके लिए एक कॉम्पिटिशन हो सकता है, उससे आपका बिजनेस पीछे रह सकता है। और अपॉर्चुनिटी मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटी है भाई, उसको जल्दी से ग्रैब करो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। तो आप थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को भी कब आइडेंटिफाई कर पाओगे, जब आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी। उसके बाद आ रहा है हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखो बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल्स। तो इन सबको एफिशिएंटली टैप कहाँ से करना है भाई, कहाँ से लेना है इनको, कहाँ तुम्हें स्किल्ड लेबर मिलेगी, कहाँ से तुम्हें कैपिटल लेना है, ये सब चीजें तुम कब जान पाओगे, जब तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे। उसके बाद है हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। रैपिड जो चेंजेस आ रहे हैं भाई वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है रैपिड चेंजेस को अडॉप्ट करने में, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा और रैपिड चेंजेस जो होंगे उनको आप जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर पाओगे। समझ गए क्या है हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। इसके बाद आ रहा है असिस्टेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कौन सी पॉलिसी से क्या काम होगा, इसमें भी कौन मदद करेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन सी पॉलिसी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेगी बिजनेस पर, कौन से प्लान्स ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी बिजनेस एनवायरनमेंट का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला आ रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब बेटा, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस अ बिजनेस। वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो या तो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे या फिर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। दिस इंक्लूड्स द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इनकम ऑफ पीपल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉय, टैक्सेशन पॉलिसी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो वन बाय वन समझते हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट, भाई आपके कंट्री में, आपकी सोसाइटी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है लेकिन आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। अगर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, इनकम लोगों की अच्छी होगी तो फिर आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। इनकम ऑफ पीपल, वही अभी आ गया, अगर लोगों के पास इनकम ही नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो वो एक्सपेंस कहाँ करेंगे, एक्सपेंसेस भी नहीं होंगे। इंटरेस्ट रेट, कितने ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आप कोई लोन ले रहे हो तो उसकी इंटरेस्ट रेट क्या है, ये भी तो वेरी करती है। उसके बाद इन्फ्लेशन, भाई महंगाई बढ़ गई, अगर आपकी जो मजबूरी है आप अपने हिसाब से तो प्राइसेस फिक्स नहीं कर सकते, अगर इन्फ्लेशन हो गई तो वो भी आपकी बिजनेस को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन पॉलिसीज, अगर लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, उनके पास इनकम ही नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो वो कहाँ से एक्सपेंस करेंगे। उसके बाद टैक्सेशन पॉलिसीज, अगर कोई टैक्सेशन पॉलिसीज में चेंज होता है तो वहाँ पे भी दिक्कत है। तो ये सारे क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है लेकिन फिर भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। If the economy is growing, people have more income, business make higher sales and companies invest more. अगर बेटा इकोनॉमी बढ़ेगी, देखो इंटर रिलेटेडनेस है ना, अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो हायर सेल्स करेंगे बिजनेस, अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर स्लो डाउन्स होते हैं तो डिमांड कम हो जाएगी और बिजनेस को अपने कॉस्ट को कम करना पड़ेगा और कई बार बिजनेसेस शट डाउन भी हो जाते हैं। इसके बाद आ रहा है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, बेसिकली सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के टुवर्ड, सोसाइटी के इर्द गिर्द क्या चल रहा है, सोसाइटी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, वो किस में आ जाता है, सोशल एनवायरनमेंट में। द सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द कस्टम्स, culture, traditions, beliefs, values and lifestyle of the people in a particular society. These factors affect how people live, what they buy,
व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड हाउ दे रिएक्ट टू मार्केटिंग। सोशल एनवायरनमेंट किस पे अफेक्ट करता है कि भाई लोग कैसे जी रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन क्या है उनकी किसी भी प्रोडक्ट से, और मार्केटिंग पर रिएक्ट कैसा कर रहे हैं। क्योंकि जब अल्टीमेटली अगर कंज्यूमर अच्छा रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन किसके लिए करता है, कंज्यूमर्स के लिए कर रहा है ना। अगर कंज्यूमर नहीं होंगे तो सामान जाएगा कहाँ, तो वैसे ही सब कुछ खराब है। बिजनेस मस्ट रेस्पेक्ट एंड अडॉप्ट टू द सोसाइटी इन विच दे ऑपरेट। इग्नोरिंग सोशल ट्रेंड्स कैन लीड टू लॉस ऑफ ट्रस्ट और रिलेवेंस। अगर आप सोशल ट्रेंड को इग्नोर करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे आप कितने ही अच्छा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट हो, कितना ही अच्छे आपके पास स्किल्ड लेबर हो, स्किल्ड मैनेजर्स हो, कोई भी चीज़ मायने नहीं रखेगी। उसके बाद बिजनेस को बेटा सोसाइटी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी से बिजनेस चलती है, बिजनेस से सोसाइटी नहीं चलती। ठीक है, सोसाइटी क्या कर रही है, किस तरीके से, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी, उनको फुलफिल करना पड़ता है बिजनेस को। बिजनेस के हिसाब से सोसाइटी चेंज नहीं होती। As people are becoming more health conscious, businesses are shifting towards organic, low fat and sugar free products. अब देखो आजकल क्या हो रहा है, हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो रहे हैं लोग। तो हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो किसकी तरफ जा रहे हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो गए, कम फैट वाली चीज़ें हो गई। तो बिजनेस को अपने आप को चेंज करना पड़ना है। प्रोडक्शन मेथड्स लोग चेंज कर रहे हैं, अगर आप नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि सोसाइटी तो आपके हिसाब से नहीं बदलेगी, वो तो हेल्थ कॉन्शियस है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से सामान ले लेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है? द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट refers to forces related to science, innovation and new inventions that affect the way of businesses operate and serve their customers. It includes the use of automation, artificial intelligence, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल ऐप्स एक्सेट्रा। अब देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी बूस्ट पे है भाई, बहुत बढ़ रही है। ऑटोमेशन हो गया, पहले सब मैनुअली काम करते थे, सब लोग काम कर रहे थे, अब एआई काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं। पहले अगर कुछ लेने जाना था तो भाई शॉप से जा सकते हो तो जाओ, शॉप पे जाओ, खरीद के लेके आओ। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं, तुम घर बैठे कुछ भी कर सकते हो। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। अब टेक्नोलॉजी को जब तुम अडॉप्ट नहीं करोगे तो बिजनेस वैसे ही अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाइक यूपीआई इन इंडिया हैज कंप्लीटली चेंज हाउ बिजनेस कलेक्ट पेमेंट्स। अब बिजनेस पेमेंट्स कैसे कलेक्ट कर रही है, किसने चेंज कर दिया बेटा, यूपीआई सिस्टम ने। इंडिया के अंदर जब से यूपीआई सिस्टम आया है तब से मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ पेमेंट बिल्कुल ही चेंज हो गया। ठीक है, लेस कैश इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग तो कैश रखते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अकाउंट बैलेंस है, यूपीआई चल रहे हैं, इनसे ही ट्रांजेक्शन होती रहती है। स्मॉल शॉपकीपर एक्सेप्टिंग क्यूआर पेमेंट्स इन अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अडॉप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। एक छोटे से छोटा शॉपकीपर भी बेटा क्यूआर पेमेंट्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है टेक्नोलॉजिकल चेंज को अडॉप्ट करने की। इसके बाद आ रहा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, देखो मेक इन इंडिया कैंपेन बनाता है। एक मेक इन इंडिया कैंपेन से क्या था, गवर्नमेंट का मोटिव क्या था, इन्होंने बोला था कि आप बाहर से जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो और अपने इंडिया की करेंसी बाहर बचा रहे हो, भी कितना सारा हम पे करते हैं, तो इन्होंने बोला कि बाहर से जो चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हो उनको बाहर से इंपोर्ट मत करो, इंडिया के अंदर ही बनाओ और इंडिया के अंदर ही सेल करो। इससे क्या होगा, प्राइसेस भी कम होगी और चीज़ें अच्छे से चलेंगी, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे बाहर से। तो ये क्या था, एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था। अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल कंडीशंस सच एट द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आपकी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, बिजनेस के टुवर्ड्स उसका क्या एटीट्यूड है, और ट्रेड पॉलिसीज उसकी कैसी है, रिलेशनशिप कैसे हैं अदर कंट्रीज से। क्योंकि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट तभी पॉसिबल होता है जब हमारे दूसरी कंट्रीज से क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। अ सपोर्टिव एंड स्टेबल गवर्नमेंट बूस्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड बिजनेस ग्रोथ। देखो स्टेबल गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है और बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। फ्रीक्वेंट चेंजेस, करप्शन और अनसर्टेन पॉलिसीज कैन डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड डिसरप्ट प्लानिंग। जब फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे बेटा पॉलिसी मेकिंग में तो क्या होगा, प्लानिंग डिसरप्ट होगी, इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक इन इंडिया कैंपेन एनकरेज बोथ इंडिया एंड फॉरेन बिजनेसेस टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द कंट्री। इन्होंने क्या किया था, मेक इन इंडिया कैंपेन से, कि जो इंडिया की कंपनीज है वो तो इंडिया के अंदर सामान बना ही रही थी, बाहर की कंपनीज को भी इन्होंने बोला कि आप इंडिया में आइए और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था उस टाइम पे। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या है, जैसे कि प्लास्टिक पे बैन हो गया था कुछ समय पहले, प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था गवर्नमेंट में। तो वो क्या था, उसने भी तो तुम्हारे बिजनेस को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट किया था ना भाई। जो पैकेजिंग सिस्टम था उसको चेंज करना पड़ा बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जो प्लास्टिक यूज कर रही थी।
सिंगल यूज प्लास्टिक की पैकेजिंग जो चल रही थी उसको चेंज करना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, इन लोगों को तो कॉस्ट ज़्यादा देखने को मिला, इन लोगों को ज़्यादा कॉस्ट लगा, लेकिन वहीं जो इको फ्रेंडली जो पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे, कंपनीज थी, उन वो तो बूस्ट हो गए, ग्रोथ की तरफ चले गए। द लीगल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस विद इन व्हिच बिजनेस मस्ट ऑपरेट। क्या है लीगल एनवायरनमेंट? एक फ्रेमवर्क है लॉज एंड रेगुलेशंस का जिनके अंदर बिजनेस को ऑपरेट करना पड़ता है, बाहर नहीं जा सकते चाह के भी, ठीक है। दीज इंक्लूड द कंपनीज एक्ट, लेबर लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, टैक्सेशन लॉज, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एक्सेट्रा। ये सारी गवर्नमेंट की बनाई हुई चीजें हैं। कंपनीज एक्ट, इसके अंदर ही तुम्हें काम करना है, बाहर अगर तुम जाओगे तो भाई इलीगल माने जाओगे और केस हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है। अ बिजनेस मस्ट कंप्लाई विद ऑल लीगल रूल्स और इट कैन बी फेस फाइन्स, पेनल्टीज और शट डाउन। अगर फिर भी नहीं माने तो बंद कर दी जाएगी, कंपनी सील कर दी जाएगी। दस द लीगल एनवायरनमेंट इंश्योर्स फेयरनेस, प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट एंड प्रमोट्स एथिकल प्रैक्टिसेस। समझ गए क्या है? और इसी के साथ थर्ड चैप्टर भी हमारा हो गया कंप्लीट। 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। लास्ट चैप्टर की तरफ हमारे वो जो है प्लानिंग, ठीक है। अब समझते हैं प्लानिंग क्या है। प्लानिंग चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले समझ लो मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है बेटा? फाउंडेशनल फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन है, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े थे पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसका प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग, सबसे पहले आता है प्लानिंग, ठीक है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज बेसिकली डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, how it is to be done, when it is to be done and who will going to do it। ये क्या है? प्लानिंग है। पहले से सोच लो, एडवांस में सोच लो किस तरीके से काम होना है, वो क्या होती है? प्लानिंग होती है। इसके बाद आ रहा है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग क्या है? देखो, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप प्लान किसके लिए करोगे? ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है ना। हमें 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं बिजनेस स्टडीज में, इसलिए तो हम प्लान करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। अगर हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें 12th एग्जाम ही नहीं देने, तो हम क्यों प्लान करेंगे? क्या जरूरत है प्लान करने की? तो ऑब्जेक्टिव होना फर्स्ट पॉइंट है भाई। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होगा तभी तो तुम प्लानिंग करोगे ना। उसके बाद सेकंड है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी बताया मैंने, प्राइमरी फंक्शन है, 5 फंक्शंस होते हैं, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्लानिंग है। इसके बाद चारों फंक्शंस बाद में परफॉर्म होते हैं। उसके बाद है प्लानिंग इज परवेसिव। सबको चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, घर को, हॉस्पिटल को, कॉलेज को, स्कूल को, सबको प्लानिंग चाहिए, सब प्लान करते हैं। छोटे से छोटा टास्क परफॉर्म करने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। एक बार प्लान करने से क्या जिंदगी भर चलता रहेगा? नहीं, कॉन्टिन्यूस होती है। आज मैंने इस वीडियो के लिए प्लान किया, कल मैं दूसरी वीडियो के लिए प्लान करूंगी, अगले साल हम कुछ और प्लान करेंगे। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, कभी भी बंद नहीं होती। उसके बाद फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक का क्या मतलब मैम? बेटा प्लानिंग में पास्ट के बारे में तो नहीं सोचा जा सकता ना। प्लानिंग किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए, कि हमें आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, उसके लिए होती है प्लानिंग। तो क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। उसके बाद प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। भाई प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग ही इन्वॉल्व होती है। मतलब कि प्लान कब किया जाता है? जब आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हो। अगर एक ही आपके पास ऑल्टरनेटिव है कि सुबह उठो पढ़ाई करो, तो क्या ही प्लान करना? फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है, करना है मतलब करना है, वो तो एक रूल जैसा हो गया, फॉलो मतलब फॉलो। क्या ही प्लान करोगे आप? प्लान कब होता है? जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं आपके पास, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बेस्ट है, ठीक है। तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। कौन से ऑल्टरनेटिव बेस्ट है और आपको किसको यूज करना है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि प्लानिंग में क्रिएटिविटी लगती है, दिमाग होगा तभी तो प्लानिंग करोगे ना भाई। इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए प्लानिंग करने के लिए, तो क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग। इसके बाद आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। मैम जरूरी है प्लानिंग, क्योंकि डायरेक्शन प्रोवाइड करती है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग आपको पता ही नहीं होगा क्या करना है, तो प्लानिंग ही आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कि आपको किस तरफ किस तरीके से काम करना है, ठीक है। उसके बाद है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बेटा अनसर्टेनिटी की रिस्क को कम कर देती है प्लानिंग। अगर हम अभी से प्लान करके चलेंगे, अभी से काम करते चले जाएंगे, अभी से पढ़ाई करते चले जाएंगे, तो फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी आती भी है, कोई रिस्क हमारे सामने आती भी है, तो उसको हम कवर कर जाएंगे, एकदम से ऐसे घबरा नहीं जाएंगे कि आप क्या करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल रिसोर्सेज। अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो आप रिसोर्सेज की वेस्टेज को कम कर सकते हैं, ठीक है। और जब रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होगा तो काम एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से पूरा होगा। इसके बाद है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। बेटा प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है। जब आप सोचोगे, आपके दिमाग की क्रिएटिविटी लगेगी। आप मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग, अभी पढ़ा हमने। जब सोचेंगे, हम रोज रोज प्लानिंग करेंगे, तो हमारे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। यार इस काम को और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, इस मेथड से, इस तरीके से काम और ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्या इनोवेटिव आइडियाज़ को भी प्रमोट करती है प्लानिंग। इसके बाद
फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है प्लानिंग। क्यों? क्योंकि एक फ्रेमवर्क होता है जिससे कि हम जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं और बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं। इसके बाद है एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। मतलब है प्लानिंग हेल्प करती है कि तुमने जो सोचा था, जो प्लान किया था और जो हो रहा है इसके बीच में क्या ये वही हो रहा है जो प्लान किया था वही हुआ है, और अगर नहीं हो रहा तो इसके बीच का डिफरेंस हमें कौन निकाल के देता है? प्लानिंग। अगर हमने प्लानिंग करी होगी तभी तो हमें पता होगा ना कि ये क्यों हुआ। उठाया मोर कर दिया तो फिर क्या ही हम सोचेंगे क्यों हुआ। उसके बाद आ रहा है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। मैम इंपॉर्टेंट तो हम समझ गए कि क्यों ज़रूरी है। अब ये बताइए लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग की, क्यों नहीं करनी चाहिए प्लानिंग। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है प्लानिंग लेड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है बेटा एक बार प्लान कर लिया तो कर लिया, अब तुम्हें उसी डायरेक्शन में काम करना है, बस चुपचाप उठो, प्लान बन गया ना अब उसको फॉलो करो। अब फालतू का दिमाग तुम नहीं लगा सकते। अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो भी तुम्हें उसको छोड़ना है। क्यों? क्योंकि तुम तो पहले ही प्लान बना के बैठ गए। तो प्लान लेड्स टू रिजिडिटी। उसके बाद है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट जहाँ पर होता है वहाँ पर प्लानिंग कभी कभी काम नहीं करती, क्योंकि जब चीज़ें बदलेंगी, प्लान कब किया जाता है जब चीज़ें एक जैसी हो। तो हम प्लान करेंगे एक साल के लिए अगले कि एक साल अब सेम ऐसे ही चलने वाला है तो हमें किस टाइम पे क्या करना है। ठीक है, अब सोचो अगर हमारे स्कूल की टाइमिंग डेली चेंज हो तो हम कैसे प्लान करेंगे यार। अभी हम क्या प्लान कर लेते हैं, इस टाइम पे स्कूल, इस टाइम पे कोचिंग, तो बीच का टाइम बचेगा, हमें इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे रेस्ट लेना है। अगर रोज़ ये टाइमिंग चेंज होगी तो हम कैसे प्लान करेंगे। तो प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती। इसके बाद प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को कम कर देती है। मैम अभी तो आपने बोला था क्रिएटिविटी बढ़ाती है। बेटा क्रिएटिविटी कब बढ़ाती है प्लानिंग? जब आप डेली प्लान कर रहे हो। अगर आपने एक बार एक साल का प्लान बना लिया तो वो क्या ही क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, वो तो आपकी क्रिएटिविटी को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने प्लान बना लिया, अब बस आपको उसको फॉलो करना है, बस चुपचाप उठो और फॉलो करो प्लान को, कुछ सोचना ही नहीं है। इसके बाद प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, क्योंकि अपन को प्लानिंग करनी है वो तो ठीक है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर प्लानिंग होती है तो एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है। फिर वो देखते हैं कि कैसे काम होगा, कौन से एनवायरनमेंट में कौन सी मेथड काम करेगी। तो प्लानिंग में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है। और दूसरा प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगले एक साल का प्लान बनाना बहुत लंबी चीज़ होती है, क्योंकि टाइम तो भाई चेंज हो रहा है, डायनेमिक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी प्लानिंग होती है। इसके बाद प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इतना सब कुछ करने के बाद भी सक्सेस गारंटी नहीं है प्लानिंग में। प्लानिंग आपने कर ली लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया, सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो फिर क्या सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो सक्सेस की गारंटी नहीं होती प्लानिंग में। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा प्लानिंग प्रोसेस। देखो ये बात याद रखना, प्लानिंग प्रोसेस में हम कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे। इस प्लानिंग प्रोसेस को, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, इसको तुम्हें सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, तुम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, पॉइंट्स को तुम्हें सीक्वेंस में याद करना है। देखो सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। मैंने अभी बोला था कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो आप किस चीज़ के लिए प्लान करोगे। तो प्लानिंग के लिए ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। तो प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है कि ऑब्जेक्टिव सेट करो कि तुम्हें काम किस ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स करना है, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरा डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। अब आपने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, अब अजम्पशंस लगाओ बेटा फ्यूचर के बारे में कि ये जो मैंने प्लान किया है ये किस तरीके से काम होगा, फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो फ्यूचर के बारे में अजम्पशंस लगाना, ये क्या है, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। नेक्स्ट आ रहा है हमारा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। बेटा अब देखो तुमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, फ्यूचर अजम्पशंस लगा लिए कि क्या हो सकता है, किस तरीके से क्या काम हो सकता है। अब आप उस काम को करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स भी तो सिलेक्ट करोगे ना भाई। आपको कोचिंग जाना है, आपने फ्यूचर अजम्पशन, देखो सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, भाई मुझे कोचिंग जाना है। ठीक है, इसके बाद आपने फ्यूचर अजम्पशंस भी लगा लिए कि कोचिंग में क्या क्या हो सकता है, मैं जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब क्या है कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करो, मतलब चूज करो, आइडेंटिफाई करो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स, इनके बारे में पता लगाना। वो क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसके बाद इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब अगर आपने 10 कोचिंग सेंटर्स का पता लगा दिया तो क्या आप 10 के 10 में जाओगे? मैम मैं 8 बजे इधर आऊँगा, 9 बजे इधर, 10 बजे इधर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको इवैल्यूएट तो करना पड़ेगा। तो इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को क्या मतलब है, जो काम के नहीं है, जो आपको पसंद नहीं आए, उनको इवैल्यूएट कर दो। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं बोल रही हूँ डिटेल में पढ़ो प्लान्स के बारे में।
और डिटेल में पढ़ के जो बिल्कुल ही अननेसेसरी लग रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दो, इवैल्यूएट कर दो। और तीसरा है सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब आपने खराब तो हटा दिए, पहले ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया कौन से प्लान से क्या होगा, कौन से काम से क्या होगा, ठीक है। अब बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज कर लो कि भाई ये बेस्ट है मेरे लिए, इससे मैं सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। तो वो क्या है, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। सिर्फ बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना तो काफ़ी नहीं है ना, प्लान को इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ता है। प्लानिंग कर ली, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो कैसे ही काम होगा, तो इम्प्लीमेंट करो प्लान को। उसके बाद क्या आ रहा है 6th नंबर पे, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ठीक है। जो आपने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद लास्ट आ रहा है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का क्या मतलब हो रहा है कि फॉलो अप लेते रहो बेटा, टाइम पे। इम्प्लीमेंटेशन आप कर तो रहे हो, लेकिन क्या आपने जैसे सोचा था वैसे ही आउटपुट निकल के आ रहा है? क्या इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है जैसे होना था? वो क्या है, फॉलो अप करना, ठीक है। तो लास्ट स्टेप है फॉलो अप एक्शन। ट्रिक देख लो, सम पीपल इन एवरी स्कूल इम्प्लीमेंट फन। पहला लेटर एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। सीक्वेंस में ये सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद है डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, पी से प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंट द प्लान एंड लास्ट में फॉलो अप एक्शन। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्लान। मैम प्लानिंग तो समझ गए, प्लान क्या है बेटा? प्लान बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिस पर हम क्या लिखते हैं कि हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है, जो एम है, वो अचीव कैसे होगा, वो क्या है, प्लान है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अ प्लान इज अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और आउटलाइन दैट डिटेल्स हाउ द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी अचीव्ड। ऑर्गेनाइजेशन का गोल, आपका जो टारगेट है वो अचीव कैसे करोगे? इट इज द आउटकम ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस वेयर द चूजन course of action is clearly laid out. A plan defines what needs to be done. Plan क्या define करता है, क्या करने की जरूरत है, how it will be done, कैसे होगा, कौन करेगा, ठीक है। Within what time frame and budget, किस टाइम पे होगा और किस बजट में होगा। प्लानिंग में टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैम क्यों होती है टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट? विद प्लान किस लिए होता है? जैसे अपन अभी क्या प्लान कर रहे हैं कि अपने को बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करना है 95%, ठीक है। अब अगर अपना टाइम बजट है ना, एक अपना टाइम फ्रेम है कि भाई हमें इसी सेशन में कंप्लीट करना है, इसी सेशन में पढ़ना है। ऐसा तो नहीं कि मैम अभी तो बोर्ड्स हो जाएंगे, हम तो अगले साल स्कोर करेंगे। तो ये टाइम फ्रेम है ना भाई, इसी सेशन में हमें पढ़ना है। इट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन एंड हेल्प। प्लान किसकी तरह काम करता है हमारे लिए? एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। बेसिकली हमें इसको देख के समझ में आता है कि भाई हमें अपने टारगेट को कैसे अचीव करना है। समझ गए प्लान क्या है? अब हमें प्लान में 2 टाइप्स पढ़ने हैं। सबसे पहला सिंगल यूज प्लान और दूसरा स्टैंडिंग प्लान। देखो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला आ रहा है सिंगल यूज प्लान। देखो सिंगल यूज प्लान का क्या मतलब होता है समझो। सिंगल यूज प्लान वो है जो प्लान एक बार बन गया और टारगेट अचीव हो गया, खत्म बात, दोबारा वो प्लान काम नहीं आएगा। वो क्या है? सिंगल यूज प्लान है। जैसे कि वेडिंग प्लान, वेडिंग को भी तो हम प्लान करते हैं ना भाई। तो वेडिंग प्लान क्या है? एक बार शादी हो गई, खत्म प्लान। अब क्या उसको रखेंगे सजा के? नहीं, उसको फ्रेम करवा लेते हैं, नहीं ना। शादी हो गई, प्लान हो गया, टारगेट हमारा अचीव हो गया, खत्म प्लान। तो वो क्या हो जाता है? सिंगल यूज प्लान में, ठीक है। उसके बाद स्टैंडिंग प्लान, अब पढ़ लो तो फीचर्स ऑफ सिंगल यूज प्लान, ये भी आता है। मेड फॉर वन टाइम एक्टिविटीज, वन टाइम एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है, ठीक है। कब तक यूज किया जाता है? सिर्फ जब तक कि ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो जाए। एक बार ऑब्जेक्टिव टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद कोई काम का नहीं है। स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड इन नेचर, बेटा टाइम बाउंड होता है, ठीक है। उसके बाद इररिलेवेंट आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। एक बार आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो इररिलेवेंट बन जाता है, किसी काम का नहीं बन रहता। उसके बाद डिजाइन फॉर नॉन रूटीन डिसीजंस, नॉन रूटीन डिसीजंस के लिए बनाया जाता है, रिपीटेटिव चीज़ों के लिए नहीं बनाया जाता है। स्टैंडिंग यूज प्लान क्या होता है? एक बार बना दिया, अब लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। जैसे कि पॉलिसीज हो गई, एक बार बना दी, अब लंबे टाइम तक चलेंगे। रूल हो गए, एक बार बना दिए, अब लंबे टाइम तक चलेंगे। डेली चेंज नहीं होते। ये किस में आ जाता है? स्टैंडिंग प्लान में। अ कंपनीज लीव पॉलिसी और ड्रेस कोड रूल। देखो लीव पॉलिसी एक बार बन गई, अब वैसे ही चलेगी, डेली चेंज तो नहीं होगी। ड्रेस कोड एक बार बन गया, अब वैसे ही चलेगा। ये किस में आ जाता है? स्टैंडिंग यूज प्लान में। फीचर्स यूज रिपीटेडली फॉर रूटीन टास्क, भाई रिपीटेडली यूज होता है, ठीक है, एक बार बना के खत्म नहीं होता। गाइडलाइंस होती है फॉर कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग। कौन कौन इंक्लूड है? पॉलिसीज, रूल्स और प्रोसीजर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। टाइम सेव करता है, रिपीटेड बार बार प्लान नहीं करनी पड़ती तो टाइम भी सेव होता है। फ्लेक्सिबल होता है कि अगर जरूरत है तो अपडेट तुम कर सकते हो। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लान। यहाँ पर 8 चीजें हमें पढ़ना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो सभी जानते हैं, आपका टारगेट, आपका एम, आपका गोल क्या है, तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिव।
दूसरा टाइप है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचोगे कैसे, उसको अचीव कैसे करोगे। तो ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने का जो बीच का रास्ता होता है वो होती है बेटा स्ट्रेटजी, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। देखो हम बोलते हैं ना हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी, मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है, मैं ऐसे काम करता हूँ। तो आप अपने गोल को कैसे अचीव करोगे वो क्या है, स्ट्रेटजी है। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद पॉलिसी। पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है बेटा डिसीजन मेकिंग के लिए, अपनी किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने तरीके से, अपने ओन वे में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो क्या है, पॉलिसी है। ठीक है, इसके बाद आ रहा है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर मतलब प्रोसेस, पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे, सीक्वेंस में चलेगा। जैसे अभी हम प्लानिंग प्रोसेस पढ़ के आए, एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, ये क्या आ जाता है इस प्रोसीजर में। इसके बाद आ रहा है रूल्स। रूल्स मतलब बेसिकली क्या करना है क्या नहीं करना, नियम कायदे, क्या होगा क्या फॉलो नहीं होगा, ये क्या है, रूल है। ठीक है, इसके बाद प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम कोई सर्टेन चीज़, अलग चीज़ नहीं है। प्रोग्राम बेसिकली क्या है, इन सभी चीज़ों का मिलजुल के कॉम्बिनेशन है प्रोग्राम। ठीक है मैम, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा बेटा, इसके अंदर पॉलिसी भी आ जाएगी, रूल्स भी आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाएंगे, सभी कुछ प्रोग्राम के अंदर होता है। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है प्रोग्राम। उसके बाद बजट। बजट का है जहाँ पर हमें न्यूमेरिकल टर्म्स में चीज़ें देखने को मिल जाए, न्यूमेरिकल टर्म्स में प्लान देखने को मिल जाए, उसे हम क्या बोल देते हैं, बजट बोल देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ फाइनली हमारे चारों ही चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिटेल में अगर वीडियोस देखनी है तो डिटेल में भी मैंने पढ़ा रखा है, आप डिटेल में भी लेक्चर्स देख सकते हैं, और बाकी वन शॉट तो हमने ख़त्म कर ही लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।